देखिए अब हम लोग एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। उसके बाद आपको पढ़ाया जाएगा टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो ये दो टॉपिक आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि कोई भी मॉलिक्यूल दिया जाए उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। देखिए भाई, एक क्वेश्चन 100% फिक्स है कि इस टॉपिक से आना ही आना है। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो ये इसको आप अच्छा से पढ़िएगा। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि कोई भी मॉलिक्यूल का, जैसे आप लोगों को याद होगा कि मैं लास्ट क्लास में आप लोगों को पढ़ा रहा था इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, है ना? किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन sp है तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा? लीनियर। sp2 पे क्या होगा? ट्राइगोनल प्लेनर। sp3 पे क्या होगा? टेट्राहेड्रल। sp3d पे क्या होगा? sp3d पे क्या होगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। sp3d2 पे क्या होगा? स्क्वायर बाई पिरामिडल, या उसको क्या भी बोल सकते हैं? ऑक्टाहेड्रल। और अगर sp3d3 में पूछा जाएगा तो क्या बोलेंगे? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो ये क्या है? उसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। कोई भी मॉलिक्यूल जो होता है उसका दो प्रकार की ज्योमेट्री पूछी जाती है। एक तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होता है जो आइडियल कंडीशन होता है, समझ पा रहे हैं ना? जो आइडियल अरेंजमेंट होता है इलेक्ट्रॉन का उसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। लेकिन हम लोग कोई मॉलिक्यूल का ज्योमेट्री दो प्रकार की होगी, हम लोग को ध्यान दीजिएगा। अभी हम इसके बारे में पूरा डिटेल चर्चा करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में। एक तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होगी और एक मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगी, समझ पा रहे हैं ना? तो अगर क्वेश्चन में बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताइए, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो आपको बताई गई है हाइब्रिडाइजेशन से देख के लिखेंगे। अगर मान लो किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? टेट्राहेड्रल। समझ पा रहे हैं ना? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री का मतलब होता है आइडियल कंडीशन में उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। समझ पा रहे हैं ना? मतलब अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट से जो स्ट्रक्चर बनेगा उसको बोला जाएगा इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। क्या आप समझ पा रहे हैं ना? लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा भाई? वो अलग होता है, समझ पा रहे हैं ना? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री अलग होगा, समझ पा रहे हैं? अभी मैं बताऊंगा मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा। मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में हम लोग क्या देखते हैं? अरेंजमेंट ऑफ एटम। क्या देखते हैं? अरेंजमेंट ऑफ एटम। समझ पा रहे हैं? जैसे आप थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना भाई। जैसे कि अगर हम बात करें CH4, ठीक है, यहाँ में बताइए सिग्मा बॉन्ड कितना है? 4। लोन पेयर है क्या? नहीं। सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर का सम क्या है? 4। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? 4। और 4 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। अगर मैं बात करूं भाई, ध्यान देना, ऐसा ये वाटर लिखा है, क्लियर है ना भाई? लेकिन वाटर का थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। सिग्मा बॉन्ड कितना है? 2। लोन पेयर कितना है? 2। तो 2 + 2 कितना हो जाएगा? 4। 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा? sp3। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन अगर मैं बोलूंगा भाई, ध्यान देना, कि इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताओ तो क्या होगा? sp3। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा? इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होगा वी शेप। क्या होगा? वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप। समझ पा रहे हैं ना? तो ये इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा कि ये sp3 है तो इसका बताओ इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगा? तो आंसर होगा टेट्राहेड्रल। लेकिन इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा? वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप। तो कहने का मतलब है कि जब भी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री देखा जाता है ना, तो एटम का अरेंजमेंट का वजह से, एटम का अरेंजमेंट बताओ कैसा हुआ है? वी शेप में हुआ है कि नहीं हुआ है? हुआ है। तो इसको वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप बोला जाएगा। क्लियर है ना? अगर आपसे कहीं पूछा जाएगा, ध्यान से ये कंसेप्ट समझ लीजिए, कोई बोलेगा इलेक्ट्रॉनिक शेप बताओ तो ये वाला कंसेप्ट आना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बताओ तो ये वाला कंसेप्ट आना चाहिए। समझ पा रहे हैं ना? हाइब्रिडाइजेशन से डायरेक्टली बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताओ मतलब किसी के आगे में इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट लग गया, इलेक्ट्रॉनिक टर्म लग गया है, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन वाला जो बताया गया था उसको याद रखना है। अगर मैं बोलूंगा, मान लो हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है, कितना है भाई? 5। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है तो बताइए उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। और sp3d पे बताइए क्या होता था? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो उसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या हो जाएगी? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। या इलेक्ट्रॉनिक शेप क्या होगा? सेम होगा। इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर क्या होगा? सेम होगा। लेकिन मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में क्या देखते हैं? एटम का अरेंजमेंट। किसका अरेंजमेंट? एटम का अरेंजमेंट। क्लियर है ना भाई? तो एटम का अरेंजमेंट से उसका स्ट्रक्चर क्या होगा भाई? अलग अलग हो जाएगा। तो आपको डाउट नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में वो देखेंगे, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में ऐसा देखना है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ ज्योमेट्री लिखा है तो क्या क्या देखेंगे? इलेक्ट्रॉनिक देखेंगे कि मॉलिक्यूलर? तो सिर्फ और सिर्फ जब ज्योमेट्री लिखा है तो आपको सिर्फ और सिर्फ क्या देखना है? ज्योमेट्री केवल लिखेगा तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करेगा। क्लियर है ना? शेप बोलेगा तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करेगा। ठीक है, जैसे आप थोड़ा सा ध्यान देना है, मान लो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा 5 है, तो हो सकता है हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 आना है तो हो सकता है कि सिग्मा बॉन्ड 5 आ जाए और लोन पेयर 0 आ जाए, है कि नहीं? तभी भी 5 आएगा।
सिग्मा बॉन्ड 4 हो जाए, लोन पेयर 1 हो जाए, तभी भी सम 5 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। सिग्मा बॉन्ड 3 आ जाए, लोन पेयर 2 आ जाए, तभी भी 5 आएगा। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन इस केस में ध्यान देना भाई, 5 और लोन पेयर 0 है, तो इसमें हमारा क्या होगा, थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। सबका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो होगा वो क्या होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, लेकिन सबका मोलिकुलर ज्योमेट्री अलग अलग होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो कहने का ये मतलब है कि जो हाइब्रिडाइजेशन है उससे हम लोग क्या देखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री किसका होता है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे कहने का मतलब यहाँ में देखो, यहाँ में जो इलेक्ट्रॉन है ना भाई, यहाँ में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट सेम है। यहाँ में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट सेम है। तो इसका जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री इसका होगा या इसका होगा, सेम होगा। समझ पा रहे हैं ना? लेकिन एटम का अरेंजमेंट दोनों में अलग अलग है, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री चेंज हो जाएगा। अरे भाई यहाँ में देखो, मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट आपको किस शेप में दिखाई दे रहा है, वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप। क्यों होता है अभी मैं पढ़ाऊंगा, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी, तो आपको समझ में आ जाएगा। मेरा कहने का मतलब है कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बोले, इलेक्ट्रॉनिक शेप बोले, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर बोले, हाइब्रिडाइजेशन से जो लिखाया गया था उसको टिक करेंगे। लेकिन जब मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री बोलेगा तो उसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री अलग अलग होगा। समझ पा रहे हैं ना? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में हम किसका अरेंजमेंट देखते हैं, एटम का अरेंजमेंट देखते हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ पूछेगा कि बताओ PCl5 का शेप बताओ, तो शेप में कंफ्यूजन आएगा कि इसके बारे में इसके बारे में। अगर शेप लिखा है, स्ट्रक्चर लिखा है, केवल ज्योमेट्री लिखा है, तो हम सिर्फ और सिर्फ क्या देखने वाले हैं, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। मुझे लग रहा है कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। चलिए, तो अब हम लोग को पढ़ना है वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। तो देखिए, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में क्या होगा, वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी होता है कि कोई भी मॉलिक्यूल का जो शेप होता है वो उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड किया जाता है। कोई भी मॉलिक्यूल का जो शेप होता है, समझ पा रहे हैं, स्ट्रक्चर होता है, वो किससे डिसाइड किया जाता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से। किसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन से डिसाइड किया जाता है। या तो वो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो, या तो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाए, नॉन बॉन्डेड हो जाए। क्लियर है ना? जैसे कि अगर हम बात करें भाई NH3 का, ठीक है, तो आप लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है 3 बॉन्ड बना लेगा, ठीक है, और इसके पास एक लोन पेयर बचा है। ठीक है, समझ पा रहे हैं? बताओ ये जो बॉन्ड बना है, क्या इसमें 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट किए हैं कि नहीं है? क्या ये जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं है? क्या ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है कि नहीं? लेकिन ये इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता उसको क्या बोला जाता है, लोन पेयर। क्या बोला जाता है, लोन पेयर। ये 3 मन समझना भाई, क्या है, लोन पेयर। क्या यहां तक समझ पा रहे हैं ना? तो इस मॉलिक्यूल का जो शेप होगा, इस मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर होगा, वो इस सेंट्रल एटम का बैलेंस इलेक्ट्रॉन डिसाइड करेगा। या तो इलेक्ट्रॉन बॉन्डेड हो, या तो इलेक्ट्रॉन नॉन बॉन्डेड हो। क्लियर है ना? उसके बाद ध्यान दीजिएगा, जो हमारे इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको मैक्सिमम डिस्टेंस में रखना है। इलेक्ट्रॉन को कहां में रखना है, मैक्सिमम डिस्टेंस। और भाई मैक्सिमम डिस्टेंस में इसलिए रखना है ताकि उनका बीच में जो रिपल्सन हो वो मिनिमम हो जाए। अगर उसको पास में रखेंगे, इलेक्ट्रॉन को अगर मिनिमम डिस्टेंस में रखेंगे तो दोनों का बीच में क्या होगा, रिपल्सन हो जाएगा। इसलिए इलेक्ट्रॉन को आप मैक्सिमम डिस्टेंस में रखिए। जैसे आप लोग ऑर्बिटल में बात किए थे, हाइब्रिड ऑर्बिटल को हम लोग कहां पे रखते हैं, मैक्सिमम डिस्टेंस में रखते हैं ताकि रिपल्सन कम हो जाए। उसी प्रकार अगर हम बैलेंशियल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी में बात कर रहे हैं, तो जो सेंट्रल एटम है उसके पास जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है और ये जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है उनको कहां में रखेंगे, मैक्सिमम डिस्टेंस में रखेंगे ताकि रिपल्सन मिनिमाइज हो सके। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि इसमें देखा गया कि लोन पेयर, देखिए यहां में देखा गया कि इसके बीच में क्या होता है भाई, रिपल्सन होता है। क्या होता है भाई, रिपल्सन होता है। अगर हम बात करें, देखिए यहां में देखिए ये लोन पेयर है और ये क्या है, बॉन्ड पेयर है कि नहीं? बॉन्ड पेयर का इलेक्ट्रॉन है, ये लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन है। तो इनमें क्या होता है, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर। जैसे मान लो एक एटम है AB है, मान लीजिए इनके पास लोन पेयर है, इनके पास भी लोन पेयर है कि नहीं? तो यहाँ में क्या होता है कि लोन पेयर का बीच में रिपल्सन होता है। क्या होता है, लोन पेयर का बीच में रिपल्सन होता है। फिर लोन पेयर बॉन्ड पेयर का बीच में रिपल्सन होता है। लोन पेयर बॉन्ड पेयर का बीच में रिपल्सन होगा। फिर बॉन्ड पेयर का बीच में रिपल्सन होता है। लेकिन किस में रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है, लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होता है। लोन पेयर रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। उसके बाद लोन पेयर का बॉन्ड पेयर से रिपल्सन होगा। फिर बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर से रिपल्सन होता है। बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर से रिपल्सन होगा कि नहीं होगा? जैसे मान लो ये एटम A है, B है, क्या ये जो बॉन्ड बना है ये इलेक्ट्रॉन से बॉन्ड बना है, ये बॉन्ड बना है इलेक्ट्रॉन से बना है, तो ये इलेक्ट्रॉन का बीच में भी क्या हो सकता है, रिपल्सन हो सकता है।
समझ पा रहे हैं ना? तो याद रखना है कि सबसे ज्यादा रिपल्सन किसमें होगा, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, सॉरी सबसे ज्यादा रिपल्सन लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, उसके बाद क्या होता है बॉन्ड पेयर में रिपल्सन सबसे मिनिमम होता है। अच्छा ये बातें तो आपको समझ में आ गई है। उसके बाद अगर मान लो भाई कोई भी मॉलिक्यूल सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, तो उसमें भी क्या होता है रिपल्सन होता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ए बी, ठीक है, अगर मैं बात करूं ए डबल बॉन्ड बी में और ये ट्रिपल बॉन्ड, तो देखिए यहां में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ में इलेक्ट्रॉन तो ज्यादा होंगे, यहाँ में इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा क्या होंगे कम, और यहाँ में इलेक्ट्रॉन और कम होंगे। तो अगर मल्टीपल बॉन्ड है, अगर डबल बॉन्ड में रिपल्सन सबसे ज्यादा होगा। जैसे कि आप समझने की कोशिश यहाँ में करिए, मान लो ऐसा लिखा है, ठीक है, तो यहाँ में देखिए यहाँ में इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ में भी क्या है भाई बॉन्ड, ये बॉन्ड पेयर है, तो सबसे ज्यादा यहाँ में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, तो रिपल्सन सबसे ज्यादा किसमें होगा, इसमें। तो इस बॉन्ड पेयर में सबसे ज्यादा रिपल्सन, फिर बॉन्ड पेयर सिंगल बॉन्ड में, सिंगल में रिपल्सन कम होगा। तो कहने का मतलब है डबल बॉन्ड में ज्यादा रिपल्सन, फिर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में, फिर सिंगल बॉन्ड में, क्योंकि आपको ये जब क्वेश्चन कराया जाएगा तो बॉन्ड एंगल का जब क्वेश्चन आएगा तो इसी से आपको देखना होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो दो रिपल्सन अभी आपको याद रखना है, कौन कौन सा रिपल्सन, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, समझ पा रहे हैं ना? दूसरा, अगर मान लो डबल बॉन्ड के बीच में ज्यादा रिपल्सन, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के बीच में कम, और सिंगल के बीच में रिपल्सन कम होता है। तो चलिए लिखते हैं इसको, लिखिए द शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, द शेप ऑफ एनी मॉलिक्यूल डिपेंड्स ऑन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा, बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, ब्रैकेट में लिख लीजिए बॉन्ड पेयर और लोन पेयर, क्लोज ब्रैकेट, ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, sorry, the shape of any molecule depends on electron pair present in valence shell, electron pair present in valence shell of central atom depends, क्या लिखे हैं आप लोग, the shape of any molecule depends on electron pair present in valence shell of central atom in any molecule। सेकेंड पॉइंट में लिख लेंगे the electron pair tries to remains as far apart as possible to minimize the repulsion between them, The electron pair tries to remain as far apart as possible to minimize the repulsion between them। उसके बाद लिखेंगे the order of repulsion is ये रिपल्सन हो गया। अगर मान लो मल्टीपल बॉन्ड के बीच में ज्यादा रिपल्सन होगा, फिर मल्टीपल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड का बीच में रिपल्सन ज्यादा होगा, फिर सिंगल बॉन्ड का बीच में रिपल्सन कम होगा। तो ये थोड़ा सा याद रखना है। एसबी का मतलब, ये एमबी का मतलब क्या है, मल्टीपल बॉन्ड, एमबी का मतलब है मल्टीपल बॉन्ड, एसबी का मतलब है सिंगल बॉन्ड। मल्टीपल बॉन्ड रिपल्सन और ये है सिंगल बॉन्ड रिपल्सन।
देखिए भाई, मैं बोला था ना कि जो ज्योमेट्री होती है वो दो प्रकार की होगी। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री में इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट देखा जाता है, और अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन ये एक आइडियल कंडीशन होती है। समझ पा रहे हैं ना? इसमें बॉन्ड पेयर, लोन पेयर दोनों काउंट हो जाता है। लेकिन हम मोलिकुलर ज्योमेट्री की बात करते हैं, वो एटम का अरेंजमेंट होता है कोई भी मॉलिक्यूल में, अरेंजमेंट ऑफ एटम इन एनी मॉलिक्यूल। इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या काउंट होगा? बॉन्ड पेयर। समझ पा रहे हैं क्या? और अगर केवल ज्योमेट्री बोला है, केवल शेप बोला है, केवल स्ट्रक्चर बोला है, तो आप क्या चेक करेंगे? मोलिकुलर ज्योमेट्री। चलिए पहले बोर्ड पे ध्यान देंगे। अगर हम बात कर रहे हैं टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की, तो पहला हमारा होगा sp हाइब्रिडाइजेशन। क्या होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो sp हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहले क्या होगा? देखिए, निकाला जाता है परसेंटेज s करेक्टर, परसेंटेज p करेक्टर। अगर मान लो आपको sp हाइब्रिडाइजेशन में बोलेगा s करेक्टर कितना है, p करेक्टर कितना है, तो आप कैसे निकालेंगे? देखिए, आप निकालने का तरीका है, परसेंटेज s करेक्टर निकालने, तो बताओ s के कितने ऑर्बिटल इन्वॉल्व है? 1। टोटल कितने ऑर्बिटल है बताइए? एक s का एक p का, तो 1 अपॉन टोटल कितने ऑर्बिटल है? 2, और मल्टीप्लाई बाई 100% करेंगे तो आपका परसेंटेज s करेक्टर निकल जाएगा। उसी प्रकार परसेंटेज p करेक्टर निकालना है, तो p के कितने ऑर्बिटल है? 1, टोटल कितना है? 2 मल्टीप्लाई बाई 100, तो s करेक्टर भी 50 है, p करेक्टर भी 50 है। ठीक है, लेकिन इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करेंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है sp का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होता है? लीनियर। कैसा होता है? लीनियर। इसका अगर लीनियर है बताइए, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ठीक है, क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है? अब हम लोग को निकालना पड़ेगा
जैसे एग्जांपल BCl2 BeH2 CO2 ऐसा लिखा गया है। अगर हम बात करेंगे सबसे पहले हमको मालूम चलेगा कि मान लीजिए BeF2 की बात कर रहे हैं, तो BeF2 में आपको ये पता होना चाहिए कि हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 तो हाइब्रिडाइजेशन sp है कि नहीं, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2, हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 हाइब्रिडाइजेशन sp3 है कि नहीं। तो BeF2 में आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालने का आपको बताया गया था, क्या था, हाफ प्लस B प्लस BMCA बताया गया था ना। और बताइए इसका VMCA ऐसे याद रखना, VMCA अल्टरनेट प्लस माइनस प्लस ऐसा हो जाएगा ना, VMCA याद करके अल्टरनेट प्लस माइनस रहेगा। और बताइए इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा, वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है बेरिलियम का, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 है लेकिन वैलेंस में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, कितना है 2, तो 2 डाल देना। और M क्या होता है, मोनोवेलेंट साइड एटम। तो बताइए यहाँ में साइड एटम कौन है, फ्लोरीन, मोनोवेलेंट है कि नहीं है, क्योंकि फ्लोरीन हमेशा एक ही बॉन्ड बनाता है ना। तो ऐसे कितने हैं बताओ साइड एटम, 2। और कुछ बताओ मॉलिक्यूल पे कुछ चार्ज है क्या, नहीं, तो कैटायन का भी चार्ज नहीं है, एनायन का भी चार्ज नहीं है, तो 0 0 लिख देंगे। तो बताइए यहाँ में 4, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4, 4 का हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2। तो बताओ हमारा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा वो कितना मिलेगा, 2। क्लियर है ना। या अगर हम सिग्मा प्लस लोन पेयर से काउंट करेंगे तो बताइए बेरिलियम के आउटर मोस्ट में कितना इलेक्ट्रॉन है, 2, और दोनों क्या करेगा, फ्लोरीन बना लेगा, तो सिग्मा बॉन्ड तो कितना है भाई, 2। लेकिन क्या बताओ बेरिलियम के पास कुछ लोन पेयर बचेगा क्या, नहीं, तो 2 + 0 क्या ही होता है, 2, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या ही आ जाएगा, 2। ऐसे करो या ऐसे करो सेम ही आता है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp, क्या हो जाएगा, sp। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करेंगे बेरिलियम है ना, यहाँ में बेरिलियम, और इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या है हमारा, 2 पे क्या होता है बताओ, 2 पे तो क्या होता है, sp। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा, और हाइब्रिड ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, ऐसे, ये हमारा हाइब्रिड ऑर्बिटल है ना। और कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल मिला, 2। तो क्या 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैक्सिमम अरेंज करके रखना है, तो मैं बोला 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में अरेंज होके कुछ ऐसा आ गया, कैसा आ गया भाई, ध्यान दीजिएगा, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल स्पेस में अरेंज होके कैसे आ गए, ध्यान दीजिए इधर। मान लीजिए 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो आएगा वो स्पेस में कुछ ऐसे आ गया और ऐसे आ गया, और यहाँ में सेंटर पे क्या है, बेरिलियम, समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, देखिए यहाँ में 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल आया कि नहीं आया, और 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को आपको मैक्सिमम एंगल में रखना है, नेक्स्ट क्लास में बताया गया था। तो मान लो आपने मैक्सिमम एंगल में रख दिया है। अब बताओ इसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है भाई, 2। तो बताओ ये डब्बा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा, ये डब्बा में 1 इलेक्ट्रॉन होगा। क्लियर है ना, यहाँ तक तो डाउट नहीं है। अब बताइए साइड एटम क्या है, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन में क्या होता है, 2p5, क्या होता है बोलिए, 2p5, एक अनपेड इलेक्ट्रॉन होता है कि नहीं होता है, होता है। तो ये आएगा साइड एटम कौन, फ्लोरीन, इसके साथ में बॉन्ड बना लेगा, और ये भी फ्लोरीन एक आएगा साइड एटम, इसके साथ में ओवरलैपिंग हो जाएगी। और बताइए ये जो ओवरलैपिंग हो रही है वो ये कौन सा हाइब्रिड ऑर्बिटल है, sp, और ये क्या है, p। तो बताओ जो ये जो बॉन्ड बना है वो कौन सा ओवरलैपिंग से बना है, sp-p ओवरलैपिंग से बना है, और ये भी जो ओवरलैपिंग होगा कौन सा ओवरलैपिंग से, sp-p ओवरलैपिंग से। क्या आप समझ पा रहे हैं, क्या आया है ना। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन है। अब थोड़ा सा रुक जाइए, अगर हम बात करें CO2 का, किसकी बात करेंगे भाई, CO2 की बात करेंगे, CO2 का। तो अगर हम CO2 की बात करेंगे तो देखो CO2 में आपको क्या लिखना है बताइए, CO2 में तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है कि सिंगल बॉन्ड बनाता है, डबल बॉन्ड। तो मैं बोला था कि जब भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होता है, B + M C + A, ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है। तो बताओ वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस शेल में, कार्बन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। थोड़ा इधर देखिए, इधर CO2 लिखा है ना, और हाइब्रिड ऑर्बिटल का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ VMCA, होता है ना ऐसा। तो आप ध्यान देना, या तो लोन पेयर वाला से कंसेप्ट से निकाल सकते हैं या तो यहां से निकाल सकते हैं। और M क्या है, नंबर ऑफ साइड एटम, समझ पा रहे ना, क्या होता है, मोनोवेलेंट साइड एटम है, मतलब जो एक बॉन्ड बनाता है। और एक बॉन्ड कौन बनाता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, हाइड्रोजन OH OR, ये सब सिंगल बॉन्ड बनाते हैं, वो है हमारा M। लेकिन यहाँ में बताइए ऑक्सीजन क्या कभी सिंगल बॉन्ड बनाता है क्या, नहीं। तो उस केस में आप हाइब्रिडाइजेशन इक्वल टू क्या होता है, V का वैल्यू बताओ कितना होगा, कार्बन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 4। और यहाँ में कोई साइड एटम जो सिंगल मोनोवेलेंट साइड एटम है क्या, नहीं, तो 0, चार्ज नहीं है। तो बताओ क्या हो जाएगा, 2, क्या हो जाएगा, 2। तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है तो हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp। क्लियर है ना। आइए ध्यान दीजिएगा, आप लोग बताओ कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है भाई, 4।
लेकिन तुम लोगों को मालूम होता है ऑक्सीजन तो, न्यूट्रल ऑक्सीजन तो 2 बॉन्ड बनाएगा और ये भी 2 बॉन्ड बनाएगा, तो हो गया ना ऐसे। और इसमें सिग्मा पाई, तो बताइए यहाँ में सिग्मा बॉन्ड कितना है 2। लोन पेयर है क्या कुछ नहीं, तो 2 + 0 क्या होता है 2। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो चुका है 2। समझ पा रहे हैं ना, तो आप ऐसे निकालेंगे। मुझे नहीं लगा आप समझ में आया। अब ये नहीं कि जो ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं उसको काउंट नहीं करना है, यहाँ में m क्या है, नंबर ऑफ मोनोवेलेंट साइड एटम। लेकिन ऑक्सीजन कभी भी क्या होता है, डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल बॉन्ड बनाएगा तो उसको काउंट करना है क्या, यहाँ में नहीं करना है। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ में आ गया होगा। एक बार बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, किसकी बात करेंगे, sp2 हाइब्रिडाइजेशन का, तो sp2 में बताइए परसेंटेज s करेक्टर निकालना है। क्या निकालना है, परसेंटेज s करेक्टर। तो परसेंटेज s करेक्टर कैसे निकलेगा बताइए, s के कितने ऑर्बिटल है बताओ, 1। टोटल कितने ऑर्बिटल हैं, s के देखो sp3 लिखा है, तो परसेंटेज s करेक्टर, s के कितने ऑर्बिटल है 1, टोटल कितने ऑर्बिटल है 4, मल्टीप्लाई बाई 100 तो कट जाएगा, तो कितना मिलेगा भाई 20। मैंने कुछ गलत, सॉरी, sp3 में ऐसा होगा 25%। परसेंटेज p करेक्टर बताइए, p के कितने ऑर्बिटल हैं 3, टोटल कितने ऑर्बिटल है 4, मल्टीप्लाई बाई 100 तो बताओ 25, 25 3 जा 75, तो p के कितने, p करेक्टर कितना है 75%। एक लास्ट बताऊंगा उसके बाद, अगर मान लो लिखा है तो परसेंटेज d करेक्टर बताइए, तो d के कितने ऑर्बिटल हैं, टोटल कितने हैं 3 2 5 1 6, मल्टीप्लाई बाई 100, 2 से 3, 3 से 33.33, तो बताओ परसेंटेज d करेक्टर कितना आ गया 33 पॉइंट। तो ऐसे कोई भी हाइब्रिडाइजेशन दिया जाएगा उसमें किसी का भी करेक्टर निकालना है तो निकाल सकते हैं। क्लियर है ना, तो चलिए यहां में देखेंगे, अगर हम बात करेंगे sp2 का, किसकी बात करेंगे sp2 का, तो बताइए इसमें परसेंटेज s करेक्टर कितना है 33.33% और परसेंटेज p करेक्टर कितना है 66.7%। और बताइए इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या होती है भाई, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर का मतलब क्या होता है, अच्छा देखिए यहाँ में पूछा जा सकता है, बताओ ये कंपाउंड प्लेनर है या नॉन प्लेनर है। लीनियर है तो भाई एक ही लाइन में आ जाएगा कि नहीं, एक ही प्लेन में आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। मतलब जो लीनियर वाला ज्योमेट्री है वो प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा, प्लेनर होगा। क्या बताओ ये ज्योमेट्री है कि नहीं है, लीनियर ज्योमेट्री यही तो है। जैसे ये सेंट्रल में बी है और यहाँ में क्या है F2 है, तो BF2 का स्ट्रक्चर ऐसे ही होगा। और बताओ ये प्लेन में है कि नहीं है। और अगर ये प्लेन में है तो मैक्सिमम एटम प्लेन में कितने आ सकते हैं, ये तीनों आ सकते हैं। तो मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन तो क्या हो जाएगा 3। और बताइए क्या मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन 3 हो जाएगा। और मॉलिक्यूल कैसा है, प्लेनर। कैसा है, प्लेनर। समझ पा रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अब आइए यहाँ में देखेंगे इनकी ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर। कैसी होती है भाई, ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर क्यों बोला गया बताइए, क्योंकि इसमें अगर हम बात करें, देखिए बोर्ड पे यहाँ में, जैसे अगर हम बात करें BCl3 का, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना। तो एग्जांपल देखो भाई BCl3 का, तो अगर हम बात करेंगे, देखिए भाई इधर BCl3 बोरॉन, इसमें हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन कैसे निकालेंगे, हाफ प्लस V प्लस M, बार बार ये नहीं लिखा जाएगा। क्लियर है ना। बताइए वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, बोरॉन का वैलेंस शेल में 3। साइड एटम कितना है, मोनोवेलेंट साइड, मोनोवेलेंट है कि नहीं है, कितने हैं 3, तो 3 + 3, कोई चार्ज है क्या नहीं, तो 0 0 लिख दीजिए। तो 6 / 2 हाफ कितना होगा 3। तो बताओ H की वैल्यू कितनी आ रही है 3। 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा ना, और 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल आप स्पेस में अरेंज होके कुछ ऐसा आ गया। क्लियर है ना भाई, डायग्राम नहीं बना रहा हूँ, डायरेक्ट ऐसे बना रहा हूँ। क्लियर है ना। और बताइए ये हाइब्रिड ऑर्बिटल मैक्सिमम एंगल में क्या होगा, अरेंज होगा, क्योंकि हाइब्रिड ऑर्बिटल को मैक्सिमम दूरी में रहना है, पास में होगा रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा ध्यान देना, ये एटम कुछ ऐसे अरेंज हो गया। और बताइए इस बी एटम को और बी एटम को जोड़ेंगे और इसको जोड़ेंगे, तो बताओ एक ट्रेंगल बनेगा कि नहीं बनेगा, बनेगा। तो इसलिए इसका नाम क्या है, ट्राइगोनल प्लेनर। क्या है बोलिए, ट्राइगोनल प्लेनर। और बताइए ये एक ट्राइगोनल जो प्लेनर है वो एक ही प्लेन में लाई करेगा कि नहीं करेगा, ट्राइगोनल प्लेनर एक ही प्लेन में लाई करेगा कि नहीं, ट्राइगोनल प्लेनर एक ही प्लेन में लाई करेंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो ये देखिए ट्राइगोनल प्लेनर है कि नहीं है, मतलब तीनों एटम हमारे क्या होंगे, एक ही प्लेन में लाई करेंगे। समझ पा रहे हैं ना। तो इसलिए इनको बोला जाएगा, ये मॉलिक्यूल क्या है हमारा, प्लेनर है। और प्लेनर है तो मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन क्या हो जाएगा बताइए, 4। तो ये सारे प्लेन में है तो ना, प्लेन में है, अगर सारे प्लेन में है तो बी, ये सब एक ही प्लेन में लाई करेंगे, तो नंबर ऑफ एटम तो क्या ही हो जाएगा 4।
3 बी, एक सेंट्रल एटम, तो चारों एटम हमारे प्लेन में लाई करेंगे तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन ए प्लेन 4 हो जाएगा। क्लियर है ना? और अब थोड़ा सा ध्यान देना है, अगर आप ऐसे काउंट करेंगे तो बताइए बोरॉन कितना बॉन्ड बनाता है? इधर देखो, बोरॉन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 3, तो 3 क्लोरीन से बॉन्ड बना लेगा, तो ये 3 बॉन्ड हो गया। सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया? 3। क्या लोन पेयर बचेगा क्या? नहीं। तो सिग्मा बॉन्ड कितना हो गया है? 3, और लोन पेयर कितना हो गया है? 0। 3 + 0 क्या होता है? 3। हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। क्या आप समझ पा रहे हैं? अच्छा, अगर हम बात करें SO3 का, किसकी बात करें? SO3 का, तो बताओ क्या इसका निकाल सकते हैं क्या? कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होंगे? सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। क्या होगा? 6। क्या ये मोनोवेलेंट साइड एटम है क्या? नहीं। तो 6 का हाफ क्या हो जाएगा? 3। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना मिल जाएगा? 3। या तो आपको मालूम होगा सल्फर के वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन होंगे, लेकिन ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयर होगा। क्लियर है ना? ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयर होगा, तो मान लो 3 ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन के साथ में पेयर होगा, तो डबल बॉन्ड बनेगा, है ना? तो 6 बॉन्ड बनेगा, उसमें एक सिग्मा, एक पाई, सिग्मा पाई, सिग्मा पाई। तो हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है, तो सिग्मा बॉन्ड 3 हो गया है, लोन पेयर तो होगा ही नहीं। समझ पा रहे हैं ना? तो आप ऐसे चेक कर सकते हैं। हो गया, कॉपी आगे बढ़ा जाए। चलिए, अगर हम बात करेंगे, अगर मान लो कोई आपसे पूछेगा कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल प्लेनर में मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन, तो आंसर क्या होगा? 4। क्या ये बात क्लियर है ना? चलिए, अगर हम बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3 तो चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, जैसे कि अगर हम बात करें sp3 हाइब्रिडाइजेशन का, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में परसेंटेज एस करेक्टर निकाल सकते हैं 1/4 मल्टीप्लाई बाई 100%। क्लियर है ना भाई? परसेंटेज पी करेक्टर बताओ कैसे निकालेंगे? पी के कितने ऑर्बिटल है? 3, टोटल कितना है? 4। 3/4 मल्टीप्लाई बाई 100 75% आएगा। और बताइए इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। क्या होती है? टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट या 109 डिग्री 5 मिनट। क्लियर है ना? यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। जैसे एग्जांपल CH4, CCl4, CF3, HCF4 etc। क्लियर है ना? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। तो चलिए अगर हम बात करें CH4 का एग्जांपल लेके हम लोग समझने की कोशिश करें, तो बताइए हाइब्रिडाइजेशन निकालने का फॉर्मूला क्या है? हाफ प्लस V प्लस M माइनस C प्लस A/2 है ना? सॉरी, हाफ V प्लस M माइनस C प्लस A है कि नहीं? तो वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन?
और हाइड्रोजन क्या होता है, मोनोवेलेंट साइड एटम होता है। तो कितने हैं, 4, तो 4 + 4, कोई चार्ज तो है ही नहीं, तो हो जाएगा ना ऐसे। समझ पा रहे हैं होंगे आप लोग। तो बताइए यहाँ में H की वैल्यू कितनी आ गई है, 4। समझ पा रहे हैं। जैसे एक बार हम लोग एग्जाम्पल ये भी देखेंगे NH4+, ताकि आपको समझ में आएगा, है ना। तो यहाँ में बताइए अगर हम लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड से देखें तो बताइए कार्बन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास भी एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, पेयर हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। तो बताइए सिग्मा बॉन्ड कितना है, 4। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन था, चारों बॉन्ड बना लिया, तो लोन पेयर तो नहीं बचेगा। तो 4 सिग्मा बॉन्ड प्लस 0 लोन पेयर। तो बताइए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है, 4। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को क्या करना है, अरेंज करना है। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल को रखा गया, तो स्पेस में अरेंज होकर कुछ ज्योमेट्री इनकी ऐसी आ गई। समझ पा रहे हैं ना। और बताइए आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो 4 डब्बा में 4 इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि साइड एटम क्या है, हाइड्रोजन। तो उसका हाइड्रोजन में एक 1s के पास एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, तो ये s साइड से आएगा और ओवरलैपिंग करेगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा, जो यहाँ में दिखाई दे रही है। और यहाँ में जो ये कौन सा ऑर्बिटल है बताओ, sp3। ये कौन सा है, sp3। क्लियर है ना भाई। क्योंकि एटो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आया, 4। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, सबका नाम क्या होगा, sp3। लेकिन यहाँ में जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किसके साथ में हो रही है, s। तो ये जो ओवरलैपिंग होगा वो क्या होगा, sp3s ओवरलैपिंग। जनरली हम ऐसे इसको ab4 टाइप में बात करेंगे। तो मान लो सेंट्रल एटम a है और साइड एटम क्या है, 4b है, तो इसको बोला जाता है टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्या बोला जाता है, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री। क्योंकि इसको अगर हम इससे ज्वाइन करें, ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको इससे ज्वाइन करें, इसको इससे ज्वाइन करें, तो ये हमारा क्या बन जाता है, टेट्राहेड्रल बन जाता है। तो एक टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री बन गई है। और बताना है आपको क्या ये एटम प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, प्लेनर नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर है, प्लेनर है नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। ये देखिए टेट्राहेड्रल का ज्योमेट्री। तो इसमें आपको बताना है कि ये मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है, तो आंसर होगा नॉन प्लेनर होगा। अगर ये नॉन प्लेनर है तो एक प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम लाई करेंगे, तो ये कैसा है भाई, नॉन प्लेनर। इनकी ज्योमेट्री कैसी है, नॉन प्लेनर। अगर नॉन प्लेनर है तो मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन कितना हो जाएगा, कितना, 5। टोटल एटम 4 है तो मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तुमको याद है पढ़ाया गया था, 2v होता है क्या, 2v दिखाई दे रही है क्या, यही प्लेन में होता है। समझ पा रहे हैं ना, ये प्लेन में है, समझ पा रहे हैं ना। ये हमारा क्या होता है, प्लेन का, ये अबव द प्लेन, ये बिलो द प्लेन। लेकिन ये हमारे तीनों एटम क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो कोई भी 2v को देखेंगे तो ये प्लेन में आएंगे, ये प्लेन का बाहर, ये प्लेन का अंदर। समझ पा रहे हैं ना। तो बताइए नंबर ऑफ एटम इन ए प्लेन, 3, 1 2 3। यही 3 एटम है जो प्लेन में है। समझ पा रहे हैं ना, ये प्लेन का बाहर, ये प्लेन का अंदर। तो बताइए मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन, तो आंसर क्या होगा। और भाई इसको प्लेन मारेंगे तो यही ना हो जाएगा, ये प्लेन का बाहर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो प्लेन में तो यही 3 एटम है। समझ पा रहे हैं ना। अगर ये प्लेन लिया जाए तो मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन पूछा जाएगा तो क्या बताएंगे, मैक्सिमम एटम इन प्लेन। क्या आप समझ पा रहे हैं। अच्छा देखिए एक बार बोर्ड पे ध्यान देना है। अगर मान लो यहाँ में लिखा है, एक बार बोर्ड पे, उसके बाद आप कॉपी आराम से जरूर करिए भाई। इधर देखिए अगर मान लो लिखा है HCO4 और लिखा है NH4+, थोड़ा सा समझिएगा, हाइब्रिडाइजेशन। तो बताइए हाफ क्या होता है, V+M -C+A। क्लियर है ना। तो बताइए वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन, 5। बताओ साइड एटम, मोनोवेलेंट साइड एटम कितना है, 4। केटाइन है क्या, केटाइन है तो बताओ कितना चार्ज है, तो क्या लिखेंगे, -1। एनाइन तो नहीं है, तो ये करेंगे। क्लियर है ना भाई, कि जो केटाइन का चार्ज होता है +1 होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन तो एक कम हुआ है ना, तो इसलिए -1। क्लियर है। तो बताओ यहाँ में कितना आएगा, 5 + 4 9 -1 8, 8 डिवाइड बाई 2 4। तो क्या हो जाएगा, sp3। क्या हो जाएगा, H की वैल्यू कितनी आ गई, 4, और 4 पे क्या होगा, sp3। क्लियर है। अच्छा बताइए बोर्ड पे ध्यान दीजिए, जेनॉन क्या लिखा है, जेनॉन। तो बताओ जेनॉन में इसका वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 8। नोबल गैस है क्या, नोबल गैस, तो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 8। क्या ये मोनोवैलेंट साइड एटम है, नहीं, तो क्या लिखेंगे, 0 0 0। समझ पा रहे हैं ना। और 8/2 कितना हो जाएगा, 4। तो आंसर निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा, निकल जाएगा। देखिए भाई sp3 के लिए मैक्सिमम नंबर, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है, sp3 का ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है, और टेट्राहेड्रल है तो मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम क्या होगा, कोई 3। कौन कौन सा, यही मान लो ये 2v दिखाई दे रही है ना, यही प्लेन में लाई करती है। समझ पा रहे हैं ना। तो अगर हम इनकी 3D ज्योमेट्री हम देखें यहाँ पे,
तो इनकी ज्योमेट्री कुछ ऐसी ही तो है। देखिए ये टेट्रा, थोड़ा सा 3D स्ट्रक्चर देखना पड़ेगा तभी आपको ये ऐसा लग रहा होगा कि ये 3 एटम प्लेन पे है। ऐसे आप सोच रहे होंगे कि ये 3 एटम प्लेन पे है, ऐसा नहीं। इसमें जो प्लेन है, नंबर ऑफ एटम तो 3 ही होगा, लेकिन कौन प्लेन में होगा? देखिए ये 3 एटम, ये प्लेन में लाई करेगा, ये एक प्लेन में लाई करेगा, तो नंबर ऑफ एटम इन ए प्लेन कितना होगा? 3। समझ पा रहे हैं ना? और ये 2 एटम प्लेन पे नहीं होंगे। या कोई भी दो, मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था तो मैं बोला था ना कि इसमें 2 भी याद रखना, टेट्राहेड्रल में 2 भी होता है कि नहीं? कुछ याद नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं। ये देखो, एक ये भी, एक ये भी, समझ पा रहे हैं ना? तो एक बार में यही 3 एटम एक प्लेन में आ सकते हैं, समझ पा रहे हैं? और sp2 में कितने प्लेन में आएंगे बताइए? sp2 में कितने नंबर ऑफ एटम इन ए प्लेन बताओ? ये तीनों, ये सब प्लेन में आ जाते हैं। इनको इनसे ज्वाइन करेंगे, इनको इससे ज्वाइन करेंगे, ये सारे एटम हमारे प्लेन में आ जाते हैं। तो नंबर ऑफ एटम कितना है? 4। समझ पा रहे हैं ना? नहीं आया, तब समझ में नहीं आ रहा है क्या? देखो ये मान लो इसका इसके ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रेंगल बनेगा, और ये ट्रेंगल एक ही प्लेन में लाई करेगा, ठीक है? तो इसलिए ये मॉलिक्यूल कैसा है? प्लेनर है। और प्लेनर है तो मैक्सिमम एटम कितना होगा? काउंट करो इधर, ये ए भी होगा, बी 3, तो नंबर ऑफ एटम कितना होगा? 4 हो जाएगा, जो प्लेन में होंगे, ठीक है? ऐसा कभी पूछेगा तो आप बता दीजिए। चलिए, तो मुझे लग रहा है कि sp3 वाला कहानी खत्म हो गई। चलिए अब हम बात करेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन की। ये आपको कैलकुलेट करना है जल्दी से। sp3 में s कितना होगा, p कितना होगा, d होगा। क्या बता दिया गया था? चलिए हम कौन सा हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं? sp3d हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं। और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, परसेंटेज एस करेक्टर कितना है? sp3d में परसेंटेज एस करेक्टर 20%, फिर कितना आया? तो ये होगा 20%, ये आया होगा 60%, और ये कितना? 20%। क्या निकालना तो आ गया होगा। डी के कितने ऑर्बिटल है? 1। टोटल कितना है? तो 1/5 मल्टीप्लाई बाई 100 ऐसा करके निकाल सकते हैं परसेंटेज करेक्टर। बताओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या है? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और इसका बॉन्ड एंगल ये होता है, ठीक है? अभी मैं समझाऊंगा आपको। अगर हम बात करें, जैसे कि एग्जांपल, बहुत फेमस एग्जांपल है जिसका नाम है PCl5, ठीक है? थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देंगे। फॉस्फोरस सेंट्रल एटम है मान लीजिए, तो नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल आपको निकालना है। तो बताइए फॉर्मूला क्या है? हाफ
P प्लस M माइनस C प्लस है, तो वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होगा 5, और साइड एटम कितने हैं भाई 5, तो 5 प्लस 5 कुछ चार्ज तो है ही नहीं, तो 0 0 करके बताइए 10/2 क्या ही हो जाएगा 5। अगर हम मान लो लोन पेयर और सिग्मा बॉन्ड से देखें तो फास्फोरस के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, तो 5 यहाँ में वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 बॉन्ड बनाएगा ऐसे सिग्मा, है कि नहीं। तो फास्फोरस के पास जितने इलेक्ट्रॉन थे वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर लिया, मतलब लोन पेयर नहीं बचेगा, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है 5 और लोन पेयर कितना हो जाएगा 0, तो 5 प्लस 0 क्या ही हो जाएगा 5, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d ही होगा। क्लियर है ना। अब थोड़ा सपोर्ट पे ध्यान दीजिएगा, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है। मैंने आपको ऐसे यहाँ में AB5 लिखा है ताकि आपको समझ में आ जाए, जैसे AB5 है ना, जैसे PCl5 है उसको AB5 में समझाने की कोशिश किया जा रहा है। तो बताइए सबसे पहले क्या होगा, हमारा 3 एटम एक इसका ज्योमेट्री होती है ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कैसा शेप होता है देखिए, एक तो ट्रेंगल में एक ट्रेंगल होगा, सेंट्रल एटम होगा और 3 साइड एटम यहाँ में होंगे, ठीक है, जो एक ही प्लेन में लाई करेंगे। ये ट्रेंगल है, क्या है भाई ट्रेंगल, और एक ऊपर होगा, एक प्लेन का परपेंडिकुलर होगा, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन, ऐसा इनकी ज्योमेट्री होती है। समझ पा रहे हैं ना। और ये देखिए मान लो ये सेंट्रल एटम है और ये 3 साइड एटम है, और ये जो ट्रेंगल में जो 3 बॉन्ड है कि नहीं है, इस बॉन्ड को बोलते हैं इक्विटोरियल बॉन्ड। क्या बोला जाता है इक्विटोरियल बॉन्ड। जो प्लेन का जो अबव द प्लेन बिलो द प्लेन है उनको बोला जाता है एक्सियल बॉन्ड। समझ पा रहे हैं ना। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अच्छा इसको अगर हम मान लो यहाँ में बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग बोलते हैं ट्राइगोनल पाई पिरामिडल ज्योमेट्री। क्यों है, क्योंकि अगर मान लो हम लोग ट्रेंगल को क्या मान लेते हैं रेफरेंस, क्या मान लेते हैं, तो ये देखो इस पॉइंट से आप यहाँ में ज्वाइन करेंगे तो एक पिरामिड बनेगा ऊपर, ठीक है, और इससे भी एक ज्वाइन करेंगे नीचे में तो एक पिरामिड बनेगा। तो कितने पिरामिड बन रहे हैं 2, इसलिए इसका नाम क्या है बाई पिरामिडल। और किसको रेफरेंस माना गया था इस ट्रेंगल को, तो नाम क्या हो जाएगा ट्रेंगुलर बाई पिरामिडल। समझ पा रहे हैं क्या। ठीक है, यहाँ में देखो कुछ ज्योमेट्री ऐसी है, अभी आपको समझ में आ जाएगा। मान लो ये 3 एटम एक प्लेन में है, ठीक है, समझ पा रहे हैं ना ऐसे, और ये एक प्लेन का परपेंडिकुलर है ना, यहाँ से इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे, इसको ज्वाइन करेंगे तो एक पिरामिड ऊपर बन रहा है। क्या ये एक एटम ये नीचे होगा तो फिर एक पिरामिड नीचे बन जाएगा। तो कितने पिरामिड बन रहे हैं 2, तो इसलिए क्या नाम हो गया बाई पिरामिडल। क्या नाम हो गया बाई पिरामिडल। और किसको रेफरेंस माना गया था ट्रेंगल को, तो नाम हो गया ट्रेंगुलर बाई पिरामिडल। क्या समझ पा रहे हैं ना। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ रही है। अब अगर हम बात करें, यहां तक आप लोगों को समझ में आ रहा है, ठीक है। अब एंगल की बात करते हैं, ठीक है। तो ये देखो ये जो एंगल है यहाँ में देखिए ये कौन सा बॉन्ड है, कितने कितने हमारे इक्वेटोरियल बॉन्ड है 3, ये बॉन्ड ये बॉन्ड ये बॉन्ड, ये इक्वेटोरियल है और ये और दोनों क्या होते हैं एक्सियल होते हैं। तो बताओ इनका बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा 120 डिग्री होगा। कितना हो जाएगा 120 डिग्री। कहने का मतलब है इक्वेटोरियल का बीच का जो बॉन्ड होता है वो कितना होता है 120 डिग्री। अच्छा आप थोड़ा सा ध्यान देना, क्या ये प्लेन का परपेंडिकुलर है, तो इससे ये एंगल कितना होगा बताओ, जो प्लेन से परपेंडिकुलर है मतलब उसका साथ में एंगल कितना बना रहा होगा 90 डिग्री। क्या यहाँ तक क्लियर है ना। तो बताओ ये जो एक्सियल और इक्वेटोरियल का बीच का एंगल होगा वो कितना डिग्री होगा 90 डिग्री, क्योंकि इक्वेटोरियल का परपेंडिकुलर एक्सियल है तो एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अच्छा बताओ एक्सियल और एक्सियल का बीच का ये जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा 180 डिग्री। तो 3 प्रकार के एंगल है। क्या समझ पा रहे हैं ना। अच्छा आप मुझे बताइए इक्वेटोरियल एंगल कितना है 3, यही तो 3 है, ये एंगल ये एंगल ये एंगल। तो इक्वेटोरियल के बीच में एंगल कितने हैं 3, जो कितना डिग्री है 120 डिग्री। बताओ एक्सियल इक्वेटोरियल का बीच में कितना एंगल होगा, कितने ऐसे एंगल है जो 90 डिग्री है। तो जो कौन बताएगा जल्दी से बताइए तो भाई कितना 6 बिल्कुल आंसर सही है 6 होगा। क्या समझ पा रहे हैं ना। कुछ ज्योमेट्री ऐसी आपको दिखाई दे रही है। तो अब थोड़ा सा ध्यान देना भाई, कहने का मतलब है ये तो तीनों का बीच का एंगल 120 डिग्री है। ये क्या है एक्सियल, तो एक्सियल और ये इक्वेटोरियल इसके बीच में एंगल कितना होगा, इसके बीच में एंगल, इसके बीच में एंगल, तो क्या 3 नीचे भी होगा तो उसके बीच में भी एंगल कितना होगा 90। तो टोटल कितने हो जाएंगे 6। और ये तो कितने होंगे भाई एक, एक्सियल तो एक ही बॉन्ड है ना, तो उसका बीच में एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्या यहाँ तक किसी को डाउट नहीं है। अगर हम PCl मान लो ये तो हमारा किसका ज्योमेट्री हो गया है ये AB5। अगर PCl5 की बात करा जाएगा तो यहाँ में किसको यहाँ में देखो हम लोग क्या करेंगे एक ट्रेंगल बना लेंगे। एक ट्रेंगल में किसको रखेंगे फास्फोरस को, साइड में किसको 3 क्लोरीन को यहाँ में रखेंगे और 2 क्लोरीन को ऐसे रख देंगे। क्या समझ पा रहे हैं। अब आप मुझे बताइए क्या ये मॉलिक्यूल प्लेनर है नॉन प्लेनर है, प्लेनर है नॉन प्लेनर है, प्लेनर नॉन प्लेनर जल्दी से बोलिए नॉन प्लेनर है।
प्लेनर थोड़ी ना है, ये तो हमारा मॉलिक्यूल ऐसा हो गया, मान लो ये ट्राइगोनल, ये तो प्लेनर हो गया, ट्राइगोनल प्लेनर, लेकिन इसके ऊपर में ये जो एटम है, जो एक्सियल वाला बॉन्ड है, इस प्लेन का परपेंडिकुलर है ना, तो प्लेन में नहीं आएगा। ओवरऑल मॉलिक्यूल प्लेनर है या नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर है। अगर ये मान लो ये मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन प्लेनर है। अगर ये नॉन प्लेनर है तो मैक्सिमम एटम प्लेन में कितने आ सकते हैं? कितने एटम जो है मैक्सिमम? कि देखो ये जो चारों एटम है ना, ये देखो सेंट्रल में एक एटम होगा और ये तीनों एटम, समझ पा रहे ना? ये कैसे होंगे? ये एक प्लेन में होंगे, ये इसका ऊपर, ये प्लेन का परपेंडिकुलर ऊपर वाला है और नीचे प्लेन का परपेंडिकुलर होगा। क्लियर है ना? अगर ये दो बॉन्ड को हटा दिया जाए तो बाकी ये एटम कैसे हैं? प्लेन में है। तो बताओ प्लेन में कितने एटम है? 4। तो मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन इज इक्वल टू 4। ऐसा आप याद रख सकते हैं। समझ में आया नहीं आया? अरे भाई देखो ये जो प्लेन है ये ट्रेंगुलर प्लेनर है ना, ध्यान से सुनो, इसका ज्योमेट्री तो पढ़ा था। ट्राइगोनल प्लेनर में चारों एटम क्या होते हैं? एक प्लेन में होते हैं। यही जो है जो प्लेन का परपेंडिकुलर, ये ऊपर वाला नीचे वाला प्लेन का परपेंडिकुलर है, तो प्लेन में तो नहीं आ सकते हैं। प्लेन में मैक्सिमम कितने एटम आ सकते हैं? 4। ओवरऑल मॉलिक्यूल कैसा है? नॉन प्लेनर। चलिए आगे बात करते हैं, और आगे चल के आपको बताया भी जाएगा। थोड़ा सा ध्यान देना, जो एक्सियल बॉन्ड होता है ना वो लॉन्गर होता है। क्या होता है? इक्वेटोरियल बॉन्ड जो होता है वो छोटा होता है। तो बताइए एक्सियल बॉन्ड और इक्वेटोरियल बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड लॉन्गर होता है? ये नीट का भी क्वेश्चन पूछा गया था। एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड। अच्छा बताओ, जो बॉन्ड लंबा होता है वो बॉन्ड क्या होता है? मजबूत होता है या कमजोर होता है? कमजोर होता है। तो अगर हम PCl5 को हीट कर दें, PCl5 को क्या कर दें? हीट कर दें, तो बताओ कौन सा बॉन्ड टूट जाएगा? एक्सियल बॉन्ड। इसलिए PCl5 को हीट किया जाता है तो PCl3 प्लस Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है। रीजन क्या होता है कि ये बॉन्ड क्या होता है? लॉन्गर। और लॉन्गर होता है तो कमजोर होता है, कमजोर होता है हीट करेंगे टूट जाएगा। इसलिए PCl5 को जब हीट किया जाएगा तो क्या बनेगा? PCl3 प्लस Cl2। जो एक्सियल बॉन्ड होता है वो लॉन्गर होता है, लॉन्गर होता है तो कमजोर होता है, टूट जाएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? लेकिन इक्वेटोरियल वाला बॉन्ड नहीं टूटता है, मतलब बहुत मजबूत है। क्लियर है ना? तो चलिए हम आगे बात करेंगे। नोट में मैं लिखाऊंगा ही कि एक्सियल बॉन्ड आर लॉन्गर देन इक्वेटोरियल बॉन्ड इन हाइब्रिडाइजेशन। कौन सा हाइब्रिडाइजेशन में? sp3d में। ठीक है, आगे अभी आगे नोट में लिखाऊंगा। क्या यहाँ तक कॉपी हो चुका है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे sp3d2। किसकी बात करेंगे? sp3d2। क्या बताइए, यहाँ में आप लोग परसेंटेज एस करेक्टर लिख सकते हैं क्या? परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज पी करेक्टर, जल्दी जल्दी बताएंगे आप लोग। परसेंटेज एस करेक्टर, परसेंटेज पी करेक्टर, परसेंटेज डी करेक्टर कितना हो? चलिए, तो यहां तक समझ में आ रहे हैं?
अच्छा, थोड़ा सा यहाँ में ध्यान दीजिएगा, इसका इसका ज्योमेट्री का क्या नाम था? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या नाम था? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बोलने का ये मतलब था, देखो मान लो हमारे 3 एटम, आप ऐसे समझिए भाई, ये 3 एटम हमारे एक प्लेन में लाई कर रहे हैं, समझ पा रहे हैं ना? और एक प्लेन का परपेंडिकुलर है, तो बताओ इससे एक पिरामिड बन रहा है कि नहीं? बन रहा है ना पिरामिडल, समझ पा रहे हैं? एक एक ऊपर बन रहा था, एक नीचे बन रहा था, इसलिए बाई पिरामिडल बना। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? ठीक है, अब बोर्ड पे ध्यान देना, क्योंकि आपने ट्रेंगल को रेफरेंस माना था, समझ पा रहे हैं ना? अब अगर हम बात करें, यहाँ में देखिए sp3d2 का बताइए परसेंटेज एस करेक्टर कितना आया है? एस के कितने ऑर्बिटल है? 1। टोटल कितने ऑर्बिटल है? 6 मल्टीप्लाई बाई 100%, बताओ कितना आया है? 6 कितना? 16.6%। बताइए पी का 50% और डी का 33.3%। निकाल तो सकते हैं। ठीक है, अगर मैं बोलूं इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगा? स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाई पिरामिडल, या इसको क्या भी बोला जाता है? ऑक्टाहेड्रल। और यहाँ में जो दो प्रकार के एंगल होते हैं, एक तो 90 डिग्री एंगल होता है, एक 180 डिग्री एंगल होता है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इसकी ज्योमेट्री ऐसी होती है, समझ पा रहे हैं? अब थोड़ा सा समझिएगा कैसे इसका स्ट्रक्चर कैसा है? स्क्वायर बाई पिरामिडल। देखिए थोड़ा सा बोर्ड पे देखिए, क्योंकि शेप का नाम क्या है सब समझ में आ जाएगा। देखिए स्क्वायर बाई पिरामिड का मतलब होता है, ये वाला जो स्क्वायर होगा ये तो प्लेन में होगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं? मेटल सेंट्रल एटम होगा और 4 साइड एटम होंगे, ये स्क्वायर, इनको ज्वाइन करेंगे तो स्क्वायर बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। ठीक है, अब क्या होता है कि ये एटम तो इतना हमारा प्लेन में होता है और ये इसका प्लेन का परपेंडिकुलर होता है, समझ पा रहे हैं क्या आप लोग? तो अगर मैं बात करूं, बताइए, बताओ ये मॉलिक्यूल ओवरऑल प्लेनर है नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर है, क्योंकि इतना तो हमारा जो स्क्वायर बना है वो तो प्लेनर है, लेकिन इसके ऊपर में जो एटम और नीचे में एटम लगा है, जिसका वजह से मॉलिक्यूल कैसा हो गया है? नॉन प्लेनर। ठीक है, मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन तो 5 बताएंगे। कितना? 5। ये तो 4 साइड वाला एक सेंट्रल एटम ये हमारा प्लेन में है, और ये ऊपर और नीचे वाला हमारा जो एटम है वो प्लेन का परपेंडिकुलर है, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन, तो वो हमारा क्या नहीं है? प्लेन में नहीं है। ठीक है, अब थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। क्या बताओ, अगर मान लो मैं ऊपर वाला एटम से क्या ऊपर इसको ज्वाइन करूंगा तो एक पिरामिड बनेगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा, बन जाएगा ना? और नीचे वाला एटम से सबको ज्वाइन करेंगे तो एक पिरामिड बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? बन जाएगा। तो क्या ऊपर भी पिरामिड बन रहा है, नीचे भी पिरामिड बन रहा है, तो क्या बाई पिरामिड होगा कि नहीं होगा? लेकिन जो पिरामिड बना है उसको किसको रेफरेंस मानते हुए बना है? स्क्वायर को, तो नाम क्या हो जाएगा? स्क्वायर बाई पिरामिड, या इसको आप क्या भी बोल सकते हैं? ऑक्टाहेड्रल। क्या बोल सकते हैं? ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल का रीजन क्यों है? ऑक्टाहेड्रल क्यों बोला गया? जैसे कि अगर हम बात करें, जैसे sp3 में बात किया जाए, देखिए भाई sp3 में कितने, जैसे टेट्राहेड्रल, इसमें कितने प्लेन है? बताओ कितने ऐसे हैं जो कितने फेस बन रहे हैं? ये एक प्लेन हो गया, ये 2 3 4, ऐसे कितने प्लेन बन रहे हैं भाई? 4। तो नाम क्या होगा? 4 प्लेन बन रहा है तो क्या बोल देंगे? टेट्राहेड्रल। समझ पा रहे हैं ना? उसी तरह यहाँ में ऑक्टाहेड्रल बोलने का रीजन ये है, कितने ऐसे फेस बन रहे हैं? कितने ऐसे फेस हैं? तो 8 फेसेस बन रहा है, समझ पा रहे हैं ना? तो नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। जैसे देखो, समझ पा रहे हैं ना? यहाँ से ये एक फेस, 2 फेस, मतलब यहाँ से 1 2 3 4, ऊपर से 4 नीचे से 4, तो टोटल 8 फेस बनेंगे। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? तो नाम क्या हो जाएगा? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। ठीक है, और ये टेट्राहेड्रल में मतलब 4, देखो ये 1 2 3 4, ऐसे समझ पा रहे हैं कि आप लोग? तो इनकी ज्योमेट्री बोलिए, स्क्वायर बाई पिरामिड बोलिए, ऑक्टाहेड्रल बोलिए, बात तो समझ में आ रहा है। ठीक है, अब थोड़ा सा ध्यान देना है, यहाँ में 2 प्रकार के एंगल होंगे, एक तो 90 डिग्री और एक होगा 180 डिग्री। ठीक है, बताओ यहाँ में इनके बीच में एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। और बताओ ये क्या है हमारा? इसका परपेंडिकुलर है, तो इसका और इसका बीच में भी एंगल कितना डिग्री होने वाला है? 90 डिग्री। अच्छा बताओ बी का साथ में, ये सामने सामने है तो एंगल 180, ये सामने सामने है तो एंगल कितना होगा? 180, ये सामने सामने है तो एंगल कितना होगा? 180। तो 180 का कितना एंगल बनेगा? 3। 180 का कितना एंगल बनेगा? 3। और 90 डिग्री का कितना एंगल बनेगा? 90 डिग्री का कितना एंगल बनेगा? 8 की 12, 8 या 12, ऐसे कितने एंगल बनेंगे जो 90 डिग्री 90 डिग्री पे होंगे? 12। कितना हो जाएगा? कैसे? समझ में आया नहीं आया? तो देखो, अगर मान लो ये एक टेट्राहेड्रल था, समझने की कोशिश करिए भाई, क्या ऐसी ज्योमेट्री थी ना? बताओ ये 4 है ना, 4 स्क्वायर में है। ठीक है, अब बताओ ये इसका परपेंडिकुलर है कि नहीं है? तो बताओ इसका बीच का एंगल 90 होगा। 1 2 3
4 हो गया ना 4। तो क्या नीचे से भी अगर देखा जाए तो क्या इसका 4 8 हो गया। अच्छा बताओ क्या इसका ये स्क्वायर इसका बीच का एंगल, इसका बीच का एंगल, इसका बीच का एंगल, तो 4 तो ट्रायंगल में ही सॉरी स्क्वायर में ही हो रहा है। ये समझ पा रहे हैं ना। तो ऐसे कितने होंगे जो 90 डिग्री एंगल में होंगे 12 और 180 डिग्री एंगल में 180 डिग्री एंगल में 3। तो देखिए ये हमारा 180 डिग्री में एंगल 3 होगा। कौन कौन सा देखो, इसका अपोजिट में ये 180 डिग्री में है, ये 180 डिग्री में है, ये 180 डिग्री में है, तो 3 एंगल होगा। समझ में आ गया। अच्छा क्या हम लोग अगर इसमें बात करें, बताइए क्या इसमें एक्सियल कितने बॉन्ड है। तो याद रखना है कि sp3d2 में एक्सियल इक्वेटोरियल बॉन्ड डिफाइन नहीं होता है। समझ पा रहे हैं ना। अब ये नहीं क्या बोलेंगे कि एक्सियल बॉन्ड लॉन्गर है और इक्वेटोरियल बॉन्ड शॉर्टर है। समझ पा रहे हैं ना। इसमें ऑल बॉन्ड लेंथ आर आइडेंटिकल इफ साइड एटम आर सेम। समझ पा रहे हैं ना। तो याद रखना है कि sp3d2 में इक्वेटोरियल एक्सियल बॉन्ड डिफाइन नहीं है। SF6 में सारे बॉन्ड क्या होते हैं, आइडेंटिकल, लेकिन PCl5 में सारे बॉन्ड आइडेंटिकल नहीं होते। 2 बॉन्ड लंबा होता है, 3 बॉन्ड छोटा होता है। चलिए sp3d3 तो थोड़ा सा इसको भी समझ लीजिए। बताइए परसेंटेज करेक्टर कितना आ रहा है, पी डी आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है ना। इनकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। कैसे होते हैं, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। समझ पा रहे हैं। और यहाँ में एंगल बहुत प्रकार का होता है, 72 डिग्री का भी हो सकता है, 90 भी होगा, 180 भी होगा। क्लियर है ना। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। बताओ यहाँ में ये एंगल यहाँ पे कितना बनेगा। अरे भाई टोटल एंगल कितनी बनती है, 360। तो एक पॉइंट पे टोटल एंगल कितना बन सकता है, 360। तो ये बताओ ये और ये कितने एंगल यहाँ में बन रहे हैं, 5। तो 360 डिवाइड बाई 5 करके आपको तो एंगल निकाल ही सकते हैं, है कि नहीं। तो कितना आएगा, 72 डिग्री। कितना आएगा, 72 डिग्री। इसका मतलब यहाँ में देखो इसका बीच का एंगल कितना है, 72। इसका बीच में 72 सब। तो सब ओवरऑल ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 360। समझ पा रहे हैं क्या। तो 72 डिग्री एंगल है। अच्छा बताओ ये तो भाई देखो ये जो एटम है हमारा, जो पेंटागन बना है, पेंटागन बना है, वो तो एक प्लेन में होगा, ठीक है। उसमें बताओ ये एटम हमारा, ये 5 हमारा पेंटागन एक प्लेन में है और एक बॉन्ड प्लेन का परपेंडिकुलर है, एक अबव द प्लेन है, एक बिलो द प्लेन है। इसमें इक्वेटोरियल एक्सियल डिफाइन होता है। क्लियर है ना। तो अगर हम बात करें भाई तो कितने मैक्सिमम एटम प्लेन में होंगे, 6। कितने एटम प्लेन में होंगे, 6। ये प्लेन का अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। समझ पा रहे हैं ना। ये जो पेंटागन बना है वो प्लेन में ही होगा। क्लियर है ना। और ये सेंट्रल एटम भी प्लेन में होगा। तो 5 एटम प्लेन पे होंगे और 2 एटम प्लेन का परपेंडिकुलर होंगे। कहने का मतलब है ये मॉलिक्यूल प्लेनर है, नॉन प्लेनर है, नॉन प्लेनर है। अब अगर हम बात करें भाई, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, तो अगर ये परपेंडिकुलर है, बताइए क्या ये पेंटागन, ये मान लो हमारा पेंटागन होगा, उसका ऊपर में एक एटम होगा, एक नीचे एटम होगा, है कि नहीं।
तो बताओ ये सारे एटम और ये जो एक्सेल बॉन्ड है सबके साथ में एंगल कितना डिग्री बना रहा होगा? 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो 90 डिग्री वाला एंगल कितना होगा? 10। 90 डिग्री वाला एंगल 10 होगा कि नहीं होगा? बताओ 72 डिग्री वाला एंगल कितना है? 5। 90 डिग्री वाला एंगल कितना होगा? और 180 डिग्री वाला एंगल बताइए भाई आपको। ये 180 डिग्री स्ट्रक्चर है भाई, ये स्ट्रक्चर में 180 डिग्री वाला एंगल कितना नजर आ रही है? कितना? एक ही होगा एक्सेल का बीच का। समझ पा रहे हैं ना कि आपको स्ट्रक्चर जब बनाया जाएगा 3D में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा एग्जैक्ट। क्लियर है ना भाई? केवल एक्सेल का बीच का बॉन्ड एंगल 180 डिग्री होगा। समझ पा रहे हैं ना? आप सोच रहे हैं इसका ऐसा सीधा दिखाई दिया तो आप 180 बोल दिया, ऐसा नहीं होता है। समझ पा रहे हैं ना? केवल एक्सेल और एक्सेल का बीच का जो बॉन्ड एंगल होगा एक ही होगा जो 180 डिग्री एंगल में होगा। समझ पा रहे हैं ना? और 10 होगा जो 90 डिग्री में होगा और 72 में 5 होगा। तो आपको याद रखना पड़ेगा। अच्छा बताइए, यहाँ में अगर हम बात करें, मान लो एक प्लेन में एक प्लेन है, पेंटागन है, इसका ऊपर एक एटम है, तो उससे एक ऊपर पिरामिड बनेगा और नीचे से एक पिरामिड बनेगा। किसको रेफरेंस मानते हुए? पेंटागन को। इसलिए नाम क्या होगा? पेंटागनल बाई पिरामिड। 2 पिरामिड बन रहे हैं। क्लियर है ना? तो क्या आगे बढ़ा जाए? तो अभी तक ये जनरल अपने इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट का वजह से आपने इसका आइडियल स्ट्रक्चर देखा है। समझ पा रहे हैं ना कि अगर हाइब्रिडाइजेशन sp3d3 आ रहा है तो उसका ज्योमेट्री क्या होगा? पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये क्या है बताओ? ये सारे जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, ज्योमेट्री दिखाई दे रही है, वो कौन सा ज्योमेट्री है? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। लेकिन अभी ध्यान दीजिएगा, हाइब्रिडाइजेशन यही होगा लेकिन उनका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कुछ अलग हो जाए। समझ पा रहे हैं ना भाई? अब उसको एक बार याद करते हैं, वही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ध्यान दीजिएगा। तो इसमें हम लोग पूरा इस टेबल में रिवाइज करेंगे, याद करेंगे। नेक्स्ट क्लास में तो आपको पूरा याद होना चाहिए। ठीक है? समझ पा रहे हैं? देखिए बोर्ड पे ध्यान देंगे। सबसे पहले बोर्ड पे फर्स्ट की बात करेंगे। तो बताइए हमारा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है भाई, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे बनता है? जब एटॉमिक ऑर्बिटल का इंटरमिक्सिंग होता है। यही तो होता है ना भाई? एटम के ऑर्बिटल का इंटरमिक्स करेंगे और इंटरमिक्स करने के लिए तो कम से कम हाइब्रिड 2 एटम का ऑर्बिटल चाहिए, तभी तो मिक्सिंग हो सकती है ना। एक एटम का ऑर्बिटल का क्या ही मिक्सिंग करेंगे? तो एटम का ऑर्बिटल का मिक्सिंग करने के लिए 2 एटॉमिक ऑर्बिटल चाहिए। तो मिनिमम कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बन सकते हैं? मिनिमम 2, 3, 4, 5 ऐसे बनेगा ना भाई? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल मिनिमम कितना ही हो सकता है? तो H की वैल्यू 2 होगी और H की वैल्यू जब 2 होगी तो उसका हाइब्रिडाइजेशन बताओ क्या होगा? sp। समझ पा रहे हैं ना? तो हम ये एग्जांपल से देख रहे हैं। जैसे BeF2 क्या लिखा है? BeF2 बेरिलियम। बताइए बेरिलियम कितना बॉन्ड बनाएगा? देखिए यहाँ में जैसे मान लो लिखा है BeF2। समझ पा रहे हैं ना? तो बताइए बेरिलियम के आउटर मोशन में तो 2 ही इलेक्ट्रॉन होगा, तो क्या 2 से वो 2 बॉन्ड बना लेगा? इसका मतलब ध्यान देना, बेरिलियम को बॉन्ड बनाना है 2 और साइड एटम भी कितना है? 2। तो दोनों बॉन्ड बना लिया होगा। मतलब यहाँ में सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? 2। लोन पेयर के लिए कुछ खाली जगह नहीं है। क्या इसके पास लोन पेयर है? क्या इसके पास लोन पेयर है? नहीं। इसको बॉन्ड बनाना था 2, बॉन्ड बना लिया 2, मतलब इसके पास कोई लोन पेयर नहीं है। तो बताइए इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री लीनियर। क्या हो जाएगा? लीनियर बोले तो आपको देखे थे ना भाई, यहाँ में A और यहाँ में B, लीनियर का स्ट्रक्चर ऐसा। क्या ये एंगल 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन इनकी मोलिकुलर ज्योमेट्री भी क्या होगी? सेम होगी। और बताओ मोलिकुलर प्लेनर है नॉन प्लेनर है? प्लेनर है। और मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन। ठीक है भाई, यहाँ में इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और मोलिकुलर ज्योमेट्री क्या है? सेम है। ये डैश का मतलब क्या होगा? दोनों का सेम होगा। ठीक है? उसका भी लीनियर ही होगा। अच्छा अगर हम बात करें
अगर भाई बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ में अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा 3 आ गया, कितना आ गया 3, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 आएगा तो बताओ उसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा ना। अगर sp2 होगा तो बताओ, अच्छा ठीक है, अब एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल में मान लीजिए हमारा क्या है, ठीक है, एग्जांपल में देखिए जैसे लिखा है BF3 BCl3 ETC SO3, ठीक है, ये सब लिखा है, ठीक है। तो आप बोर्ड पे ध्यान देना है। अच्छा बताओ, बेरिलियम कितना बॉन्ड बनाता है 3, बेरिलियम के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है तो 3 बॉन्ड बनाएगा, और साइड एटम बताओ कितना है 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन से तीनों बॉन्ड बन चुका होगा, क्या लोन पेयर होगा भाई, ये तो बताना है आपको जल्दी से। बोरोन के आउटर मोस्ट में 3 इलेक्ट्रॉन है कि नहीं, और साइड एटम देखो कितने फ्लोरीन है 3, क्या 3 बॉन्ड बन चुका होगा, क्या इसके पास लोन पेयर होगा नहीं। तो ये थोड़ा सा जल्दी जल्दी रिस्पॉन्स करेंगे, उसके बाद आपको हाइब्रिडाइजेशन डायरेक्टली देख के बताया जाएगा। तो अगर बताओ इसका हाइब्रिडेशन sp2 होगा, लेकिन क्या सिग्मा बॉन्ड कितना होगा 3 लोन पेयर, क्योंकि तीनों बॉन्ड बन चुकी है ना। अब अगर हम बात करें भाई, ध्यान दीजिएगा यहाँ में, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होती थी 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2 का ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री कैसी होती थी, ऐसी होती थी कि ना, यहाँ में ऐसा होता था, बीच वाला क्या है ए है, क्या ट्राइगोनल प्लेनर होगा, समझ पा रहे हैं आप लोग। और इसकी भी ज्योमेट्री क्या होगी भाई, ट्राइगोनल प्लेनर होगी। तो मैक्स ये प्लेनर होगा कि नहीं होगा, प्लेनर होगा। और मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन कितने होंगे, एक बात तो छूट गई भाई, बॉन्ड एंगल, क्या छूट गया, कहाँ लिखेंगे बॉन्ड एंगल, यही में मैं लिख देता हूँ, ठीक है, समझ पा रहे हैं क्या। हाँ, यहाँ में इसका बॉन्ड एंगल कितना है 180 डिग्री, इसका बॉन्ड एंगल बताइए, बॉन्ड एंगल 120 डिग्री, क्लियर है ना। ठीक है, अगर हम बात करेंगे, बोर्ड पे ध्यान देंगे, अगर मान लो हम लोग थर्ड की बात करें, अच्छा बताइए, अगर हम बात करें SnCl2 का, किसका बात करें भाई, SnCl2 का, बताइए Sn कितना बॉन्ड बनाता है, Sn के आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है, कार्बन फैमिली का है, कार्बन, समझ पा रहे हैं ना। Sn का मतलब क्या होता है, कहे COG, मैं बोला था ना, तो बताइए Sn मतलब 3 है कि नहीं, तो बताइए कितना बॉन्ड, किस उसके आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन, 4, आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है 4। अब बोर्ड पे ध्यान देना, उसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन है, साइड एटम कितना है, क्या 2 बॉन्ड बना है क्या, तो क्या उसके पास एक लोन पेयर होगा कि नहीं होगा, होगा। तो कहने का मतलब है यहाँ में ध्यान देना, उसमें सिग्मा बॉन्ड कितना है बताइए 2, लोन पेयर कितना है 1, तो बताइए उसके हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना ही होगा, 2 + 1 3 हो जाएगा ना, हाइब्रिडाइजेशन क्या ही हो जाएगा sp2, क्या समझ पा रहे हैं ना। अगर sp2 होगा, किसी को डाउट तो नहीं है ना भाई, ध्यान देना है, क्योंकि इसमें किसकी बात कर रहे हैं, SnCl2 की बात कर रहे हैं, और ये कार्बन फैमिली का मेंबर है, तो बॉन्ड कितना बनाएगा 4, कितना बॉन्ड बनाएगा 4, और 4 में कितना बॉन्ड बना लूंगा, इसके आउटर मोशन में 4 इलेक्ट्रॉन होंगे, 2 बॉन्ड बना लिया है, समझ पा रहे हैं ना, तो एक लोन पेयर बचेगा, तो 2 सिग्मा बॉन्ड होगा, 1 लोन पेयर होगा, समझ पा रहे हैं ना, 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर, तो बताओ उसका हाइब्रिड 2 + 1 3, हाइब्रिड ऑर्बिटल 3, हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगा, क्लियर है ना। लेकिन अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करेंगे, बताओ इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करेंगे, इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री की बात करेंगे, तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री जो ऊपर था वही नीचे भी रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सेम रहेगा, समझ पा रहे हैं ना, ट्राइगोनल प्लेनर। लेकिन अगर हम बात करें इसकी मोलिकुलर ज्योमेट्री की, बताओ इसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है 3, तो बताओ इसके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है, तो ये कितना बॉन्ड बनाएगा 3, क्या इनके पास 3 डब्बा होगा ना भाई। तो मान लो यहाँ में साइड एटम कितना है 2, तो मान लो एक Cl आया, एक Cl आया, लेकिन यहाँ में क्या इसके पास क्या है, लोन पेयर, एक डब्बा खाली है, लोन पेयर होंगे, क्लियर है ना भाई। मुझे नहीं लगा आपको समझ में आया, क्या यहाँ में थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, मैं बोल रहा हूँ ना कि यहाँ में ट्राइगोनल प्लेनर तो ज्योमेट्री ऐसी होगी ना, यहाँ में Sn है, यहाँ में 2 क्लोरीन तो आ चुका है, इसके पास क्या है, कुछ भी नहीं है, एक लोन पेयर है, वही मैं वहां में बनाया हूँ, क्लियर है ना। अगर मान लो लोन पेयर है, अब ध्यान दीजिएगा, क्या इसके पहले इसमें कोई लोन पेयर तो नहीं था, और लोन पेयर आएगा तो आप लोग मालूम होना है लोन पेयर, और बताओ ये लोन पेयर है, क्या और कोई लोन पेयर है क्या, नहीं, लेकिन ये जो बॉन्ड बना है, ये जो बॉन्ड बना है,
क्या ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होंगे कि नहीं होंगे? तो बताओ क्या इस लोन पेयर का रिपल्सन इस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन से होगा कि नहीं होगा? होगा। क्या ये लोन पेयर का रिपल्सन इस बॉन्ड इलेक्ट्रॉन से होगा कि नहीं होगा? मतलब यहाँ में रिपल्सन किसका किसका हो रहा है? लोन पेयर का बॉन्ड पेयर से रिपल्सन होगा। होगा कि नहीं होगा? तो बताओ यहाँ में कौन सा रिपल्सन हो रही है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर रिपल्सन। भाई जो मजबूत होगा उसी का रिपल्सन लगता है। अब ये नहीं कि बॉन्ड पेयर का बॉन्ड पेयर से रिपल्सन नहीं लगेगा, क्योंकि उससे ज्यादा मजबूत कौन सा है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर। समझ पा रहे ना? जो ज्यादा ताकतवर होगा उसी का इफेक्ट यहाँ में दिखाई देगा। तो बताओ लोन पेयर बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर में रिपल्सन किसका ज्यादा होता है? लोन पेयर बॉन्ड पेयर का। तो यहाँ में लोन पेयर बॉन्ड पेयर का वजह से रिपल्सन होगा भाई, रिपल्सन होगा। तो अब मुझे बताइए क्या इसकी ज्योमेट्री, क्या ये बताओ यहाँ में ये जो ट्राइगोनल प्लेनर दिखाई दे रहा था ना, इसका वजह से जब रिपल्सन दिखाई देगा तो मॉलिक्यूल कुछ ऐसे दिखाई देंगे। क्या मैं बोला था ना मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में क्या होता है? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ एटम। तो यहाँ में एटम का जो अरेंजमेंट हो गया कुछ ऐसे हो गया कि नहीं हो गया? और ये एटम का अरेंजमेंट आपको वी शेप में दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है? दे रहा है। तो बताओ यहाँ में इसका शेप क्या हो जाएगा? वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप। बताओ क्या हो जाएगा? वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप। अच्छा बताइए, अब बोर्ड पे ध्यान देना है। क्या यहाँ में एंगल कितना था? 120 डिग्री। जब ये इसको रिपेल करेगा तो बताओ इसका बीच का एंगल क्या 120 डिग्री एंगल ही रहेगा? नहीं, क्या लेस देन हो जाएगा, क्योंकि इसको क्या करेगा? इसको दबाएगा तो और पास में आएंगे। तो यहाँ में क्या होगा? बॉन्ड एंगल लेस देन, बॉन्ड एंगल लेस देन 120 डिग्री। मॉलिक्यूल प्लेनर ही रहेगा। मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन प्लेन। बताओ कितना? मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम इन प्लेन 4। कहां से? 3। एटम तो 3 ही है ना। क्या समझ पा रहे हैं आप लोग? तो लोन पेयर आने का वजह से देखो इसका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री चेंज हुआ कि नहीं हुआ? लेकिन अगर मैं बात करूं थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देंगे। अगर मान लो लिखा है SnCl2, क्या लिखा है? SnCl2 का इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप। देखो भाई ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। हाइब्रिड ऑर्बिटल मिनिमम तो 2 हो सकता है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 3 है तो हो सकता है 3 बॉन्ड बनाए 0 लोन पेयर हो, या तो हो सकता है 2 बॉन्ड बनाए 1 लोन पेयर हो। और कुछ कंडीशन हो सकता है क्या? 1 बॉन्ड बनाए 2 लोन पेयर हो। 1 बॉन्ड बनाई नहीं। अरे भाई एक हाइब्रिड ऑर्बिटल 1 बॉन्ड बना के 2 लोन पेयर कैसे रख सकता है? क्लियर है ना भाई? तो एटलीस्ट 2 एटम का बीच में 1 बॉन्ड बनाने के लिए तो 2 एटम तो चाहिए, है कि नहीं? तो ये कंडीशन होगा। फिर देखो अब हम लोग क्या देखेंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल अगर 4 है तो क्या क्या कंडीशन आएगा? देखो, या तो 4 बॉन्ड बना ले लोन पेयर नहीं हो, या तो 3 बॉन्ड बनाए 1 लोन पेयर हो तब 4 हो सकता है, या तो 2 बॉन्ड बनाए 2 लोन पेयर हो तब हो सकता है। क्लियर है ना भाई? फिर 5 में देखेंगे, फिर 6 में देखेंगे, फिर 7 में देखेंगे, और उसकी ज्योमेट्री क्या क्या होगी उसको देखेंगे। अगर केवल ज्योमेट्री बोलेगा, ज्योमेट्री लिखे तो कौन सा ज्योमेट्री लिखेंगे? मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। समझ पा रहे हैं ना? तो देखिए बोर्ड पे ध्यान देंगे और ये सारी बातें। नेक्स्ट सीरियल नंबर कितनी होंगी? जो भी होगा लिख ले 4। और बताइए यहाँ में अगर हम बात करें, बताइए CH4 की, CH4 को ध्यान से देखो। CH4 में बताओ कार्बन के आउटर मोशन में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। साइड एटम भी 4 है क्या? मतलब चारों बॉन्ड बन चुका होगा, लोन पेयर नहीं होगा। तो बताओ सिग्मा बॉन्ड कितना है? 4। लोन पेयर कितना है? 0। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने होंगे? 4। क्लियर है ना? क्योंकि 4 + 0 हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है कि नहीं होता है? अगर तुम लोग भूल गया तो ऐसे निकाल सकते हैं ना, हाफ प्लस 4 + 4 ऐसा करके निकाल सकते हैं। तो बताइए हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है तो बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, है कि नहीं? और sp3 है तो इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है? इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। कैसी होती है? टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में बॉन्ड एंगल कितनी होती है बताइए? 109 डिग्री 5 मिनट या 28 मिनट बोल सकते हैं। क्लियर है ना? और बताओ इसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी क्या होगी? सेम। कहने का मतलब है, ध्यान से सुनो, जब लोन पेयर 0 हो जाता है ना तो जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री वही इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है। समझ पा रहे हैं ना?
जो मोलिकुलर ज्योमेट्री होती है और वही इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री होती है। और बताओ प्लेनर है नॉन प्लेनर है? नॉन प्लेनर है। कैसा है? नॉन प्लेनर है। मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन, बताओ मैक्सिमम एटम इन प्लेन। देखिए अब हम क्या करेंगे, देखो हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 ही होगा, समझ पा रहे हैं ना। लेकिन अगर हम बात करें NH3 के, देखिए बोर्ड पे ध्यान देंगे NH3, बताओ हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है तो कैसे निकालेंगे, बोर्ड पे देखिए। नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 5। साइड एटम कितना है? तो 5 + 3 8 डिवाइड बाई 2। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना है? 4। तो क्या हमारे पास कितने डब्बे होंगे? 4 होंगे ना भाई। 4 में साइड एटम कितना है? 3 बॉन्ड बन चुका होगा, एक डब्बा खाली है, मतलब क्या एक लोन पेयर होगा? ठीक है, यहां तक समझ पा रहे होंगे आप लोग। या तो आप ऐसे समझ सकते हैं भाई, नाइट्रोजन के आउटर मोशन में 5 इलेक्ट्रॉन है, कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। और साइड एटम क्या है? हाइड्रोजन, कितने हैं? 3। तो 3 तो बॉन्ड बना लिया होगा और इसके पास एक लोन पेयर बचेगा, ठीक है। तो 3 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, ठीक है, यहां तक समझ पा रहे होंगे। और बताइए इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो क्या होने वाली है? सेम। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो क्या होगी? सेम होगी। अब अगर हम बात करें इनका मोलिकुलर ज्योमेट्री में, तो बताओ यहाँ में हमारे पास में क्या होगा? जैसे कि अगर हम NH3 की बात करें तो यहाँ में एटम एक होगा और यहाँ में 3 बी एटम है, और यहाँ में क्या है भाई? लोन पेयर। क्या होगा? लोन पेयर। अगर लोन पेयर होगा और ये कौन सा है बताओ? ये बॉन्ड पेयर है, तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन स्टार्ट हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्योंकि लोन पेयर जब बॉन्ड पेयर में रिपल्सन स्टार्ट होगा तो उनकी बताइए उस समय उनका ज्योमेट्री क्या होगा? टेट्राहेड्रल नहीं रहेगा, क्या हो जाएगा? पिरामिडल। क्या हो जाएगा? पिरामिडल। तो इस समय इनकी ज्योमेट्री क्या है? पिरामिडल। एक पिरामिड बन जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। तो क्या हो जाएगा ज्योमेट्री? पिरामिडल। पिरामिडल होगा कि नहीं होगा? देखिए ये पिरामिड कैसे, जैसे मान लो ये NH3 है, यहाँ में लोन पेयर है, लोन पेयर रिपल्सन का वजह से उनका जो शेप हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? पिरामिडल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पिरामिडल हो जाएगा, ठीक है। तो पिरामिडल होने का वजह से देखिए यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देना है। और बताइए ये मॉलिक्यूल कैसा होगा और मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन क्या होंगे, समझ पा रहे हैं ना। तो मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन क्या होगा वो आप लोग बताएंगे। बताओ सबसे पहले प्लेनर या नॉन प्लेनर? पिरामिडल का मतलब ऐसा होगा, देखिए आप ऐसे ऐसे बोर्ड पे ध्यान देना। ये मान लो हमारा 3 एटम था और ये लोन पेयर है, ये जो दिखाई दे रहा है ये लोन पेयर है, ठीक है। अब लोन पेयर क्या करेगा? रिपल्सन करेगा। क्या करेगा? इसका रिपल्सन करेगा। रिपल्सन करेगा तो उनका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बन जाएगा, समझ पा रहे हैं ना। कहने का मतलब है ये तीनों एटम जो होंगे ना एक प्लेन में लाई करने लगेंगे, और ये जो एटम होगा वो एक प्लेन पे लाई नहीं करेगा। तो इसमें 2 प्लेन बन रहा है, देखो ये प्लेन जो तीनों एटम को एक कंटेन कर रहा है, एक दूसरा ये बन रहा है, क्लियर है ना। तो मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन 3 हो जाएगा, और ये मॉलिक्यूल प्लेनर नहीं होगा, कैसा हो जाएगा? नॉन प्लेनर। और बताओ इसका बॉन्ड एंगल, यहाँ में बताओ ज्योमेट्री, इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो जाएगा? पिरामिडल। तो इसका बॉन्ड एंगल कितना था भाई? इसका जो बॉन्ड एंगल था वो कितना था? 109, कितना था? 109 डिग्री 28 मिनट। लेकिन इसका बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट हो जाएगा। दिखाई दे रहा है कि नहीं? ठीक है, कॉपी हो गया। अब नेक्स्ट में देखेंगे H2O OF2 ETC। अगर हम बात करें जैसे एक बार बोर्ड पे देखो H2O लिखा है ना यहाँ में, तो बताइए इसका हाइब्रिड कितने नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल होगा? तो फॉर्मूला क्या है? हाफ प्लस इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 6। कितने साइड एटम है?
8/2 4। तो अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 4 है तो देखिए क्या होगा, और बोर्ड पे ध्यान देना, लिखना है H2O। हाइब्रिड ऑर्बिटल 2 है तो साइड एटम कितना है बताओ, 2। तो कितना बॉन्ड बना होगा, सिग्मा बॉन्ड, और 2 क्या बच गया होगा, लोन पेयर, तभी ना 4 आएगा। ठीक है, समझ पा रहे हैं। हाइब्रिडाइजेशन तो क्या ही होगा, sp3। अब बताओ इसकी ज्योमेट्री तो क्या ही होने वाली है, सेम, टेट्राहेड्रल। क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होगी, टेट्राहेड्रल। लेकिन अगर हम बात करें H2O का स्ट्रक्चर देखेंगे तो भाई इधर देखो, H2O का स्ट्रक्चर ऐसा होगा, यहां में भी। तो बताओ क्या इन दोनों का बीच में क्या स्टार्ट हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्सन, लोन पेयर रिपल्सन। और लोन पेयर रिपल्सन होने का वजह से बताइए, लोन पेयर रिपल्सन का होने का वजह से बताओ इनका जो शेप होगा, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में एटम का शेप, एटम का अरेंजमेंट देखिए कैसा है, कैसा है, वी शेप, बैंड शेप, ट्रायंगुलर शेप। और यहाँ में देखिए ये तीनों एटम मैक्सिमम एटम इन प्लेन क्या हो जाएगा, तीनों प्लेन में होंगे। और यहाँ में जो एंगल होगा बताओ, ये वाला एंगल, क्योंकि इसकी हाइब्रिडेशन sp3 है तो बताओ इसका sp3 होने से इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो टेट्राहेड्रल है, तो बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा, नहीं, क्योंकि यहाँ में क्या हो रहा है, लोन पेयर रिपल्सन का वजह से इसका एंगल और कम हो जाएगा। तो यहाँ में एंगल क्या हो जाएगा, बॉन्ड एंगल लेस देन 109 डिग्री 28 मिनट। बताओ लिख लो यहाँ में, प्लेनर मॉलिक्यूल कैसा होगा, प्लेनर, और मैक्सिमम एटम इन प्लेन 3। चलिए ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें जैसे यहाँ में एग्जांपल देखिए PCl5। ठीक है, तो PCl5 में बताइए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना हो जाएगा, बताइए हाइब्रिड ऑर्बिटल, फास्फोरस को देखो 5 है ना, 5 हो जाएगा। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। और साइड एटम को देखो, साइड एटम भी 5 है क्या, मतलब सारा बॉन्ड बन चुका होगा, लोन पेयर नहीं होगा, क्लियर है ना। और उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाएगी बताइए, उसकी ज्योमेट्री क्या हो जाती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। और ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का स्ट्रक्चर तो ऐसा होता है कि नहीं, ऐसा कुछ। और यहाँ में बहुत सारा एंगल होता है, इक्वेटोरियल एक्सल, ये सब बता दिया गया है ना। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री भी सेम होगा, और मॉलिक्यूल प्लेनर होगा या नॉन प्लेनर होगा, ये तो बता दिया गया था, नॉन प्लेनर होगा। और मैक्सिमम एटम इन प्लेन 4, ये सब हम आगे ही लिख चुके हैं, ठीक है। अगर हम मान लो, अब थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है, क्या देखो इधर, मतलब कहने का मतलब है हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 कब कब आ सकता है, जब साइड एटम 5 हो, लोन पेयर नहीं हो, या तो साइड एटम 4 हो, लोन पेयर 1 हो जाए, या तो साइड एटम हमारा क्या हो जाए बताओ, साइड एटम 3 हो जाए, लोन पेयर 2 हो जाए, तभी भी 5 हो सकता है। या तो साइड एटम हमारा क्या हो जाए, सिग्मा बॉन्ड 2 हो जाए, लोन पेयर 3 हो जाए। क्या ये दोनों सेम है, डिफरेंट है, डिफरेंट है, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड 3 है, लोन पेयर 2 है, और यहाँ में सिग्मा बॉन्ड 2 है, लोन पेयर 3 है, क्लियर है ना भाई। तब हो सकता है 5, और कोई कंडीशन तो नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। तो चलिए आगे बात करते हैं। अच्छा बताओ, सब केस में बताओ, इसमें भी हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 होगा, हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d। इसमें भी बताओ क्या हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3d, क्योंकि दोनों को ऐड करना है। समझ में आ रही नहीं आ रही। और यहाँ में भी 5 और हाइब्रिडाइजेशन sp3d। कहने का मतलब है हाइब्रिडाइजेशन देख के आप क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक, किसी का हाइब्रिडाइजेशन sp3d है तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री अलग अलग हो सकती है, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री अलग हो सकती है, क्लियर है ना। आइए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, ये तो आप लोग सब कुछ बता दिए ना। लेकिन इसमें अगर हम बात करें, देखिए जैसे लिखा है IF5, क्या लिखा है IF5, समझ पा रहे हैं ना आप लोग। तो बताइए बोर्ड पे ध्यान देना है, आयोडीन, समझ पा रहे हैं ना। आयोडीन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सॉरी यहाँ में 4 1 दिख रहा है ना, सॉरी, SF4, क्या लिखना है SF4। बताइए सल्फर के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6, समझ पा रहे हैं ना। और 6 में साइड एटम क्या है बताओ, 4। आप ऐसे भी देख सकते हैं, बताइए सल्फर का हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालो, हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे होगा सल्फर का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 6, साइड एटम कितना है भाई, 4। तो बताओ क्या होगा, 5 होगा कि नहीं होगा, 5। और उसमें साइड एटम कितना है, 4, समझ पा रहे हैं ना।
साइड एटम कितना है 4, मतलब 4 बॉन्ड बन रहा है और एक लोन पेयर होगा। समझ में आया ना? या सल्फर के वैलेंस शेल में कितना है 6 इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बना लिया तो एक लोन पेयर बचेगा। क्लियर है ना? वही कहानी है। देखो भाई, अगर मान लो तुम्हारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल है 5, कितना है 5, लेकिन हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है और ऐसा लिखा है, इसका मतलब 3 बॉन्ड बना लिया है, 2 लोन पेयर होगा। समझ पा रहे हैं ना? SF4 है, मान लो इसका हाइब्रिड ऑर्बिटल आया 5, 4 बॉन्ड बना लिया, एक लोन पेयर होगा। समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसे आप करके देख सकते हैं। तो चलिए यहाँ में ध्यान दीजिएगा और बताओ इसका क्या होगा। इसकी जो ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सेम होगी। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सिर्फ इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होता है। समझ पा रहे हैं ना? तो इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट से देखा जाता है, लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या हो सकती है, डिफरेंट हो सकती है। अब बताइए, बोर्ड पे ध्यान देना है। अब हमारे पास में 4 सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर है ना? तो बताओ हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इनकी ज्योमेट्री देखेंगे क्या होगी। पहले देखो 5 होता तो ऐसा कुछ होता, जैसे SF4 लिखा गया है तो मान लो S है, ये सब स्ट्रक्चर भी दे देगा, बोलेगा कौन सा स्ट्रक्चर सही है कौन सा गलत है, तो तभी आएगा जब आपको मालूम होगा। ठीक है, मान लो लिखा है ना SF4, तो ये SF4 हो जाएगा और यहां में होता है लोन पेयर। समझ पा रहे हैं ना? और लोन पेयर अब यहाँ में क्या होगा भाई, लोन पेयर में क्या हो जाता है, रिपल्सन। रिपल्सन होने का वजह से इसका शेप होता है सीसॉ। क्या हो जाता है, सीसॉ। और बताओ यहाँ में भाई, अगर मैं बोलूंगा यहाँ में देखिए, क्या इसका वजह से ये रिपल्सन होगा कि नहीं होगा, होगा, तो एंगल कम ही हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? इक्वेटोरियल, एक्सियल इक्वेटोरियल और एक्सियल का बीच का। बताओ ये मॉलिक्यूल प्लेनर है नॉन प्लेनर है? अरे भाई ट्रायंगल एक ऊपर है एक नीचे है, तो नॉन प्लेनर है, और नॉन प्लेनर है तो मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन। बताइए ये इसमें कितने एटम आपको दिखाई दे रहे हैं ट्रायंगल में, 3, तो लिख लीजिए नॉन प्लेनर मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन 3। चलिए यहाँ में देखेंगे ClF3, क्या लिखा है बोलो, ClF3। ठीक है, ClF3 में आप लोग ध्यान देना है, सीसो याद रखना, सीसो मॉलिक्यूल प्लेनर है नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन 3, यहाँ में मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन 4, और यहाँ में क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तो काउंट नहीं करेंगे, एटम का अरेंजमेंट होता है किसमें, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में। ठीक है, अब आइए बोर्ड पे ClF3 में बताइए, सबसे पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल निकाल लेना। यहाँ में क्लोरीन का बताओ, क्लोरीन का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन, 7, साइड एटम कितना है 3, तो 10 डिवाइड बाई 2 कितना होगा, 5 हो गया ना, 5। अब 5 में बताओ साइड एटम कितना है 3, इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड कितना होगा 3, और हाइब्रिड ऑर्बिटल 5 है तो साइड एटम 3 है तो लोन पेयर कितना होगा 2 हो गया। क्लियर है ना? अब बताइए बोर्ड पे ध्यान देंगे, इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री बताओ क्या होगा, सेम। इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, सेम। लेकिन अब इसकी अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो सेम होगा, लेकिन इनका मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा, देखिए ये समझ पा रहे हैं ना? तो यहाँ में क्या होता है, देखिए लोन पेयर रिपल्सन होता है, तो इसको बोलते हैं टी से, क्या बोलते हैं, तो इनकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री होती है टी से, और ये लोन पेयर रिपल्सन का वजह से बॉन्ड एंगल सब चेंज हो जाता है। समझ पा रहे हैं? तो देखो लोन पेयर रिपल्सन का वजह से मॉलिक्यूल का शेप कैसा हो जाता है, टी से। टी शेप होने से मॉलिक्यूल हो जाता है प्लेनर। क्या हो जाता है, प्लेनर। अगर प्लेनर हो जाएगा तो मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन, ये सब प्लेन में आ जाते हैं, ClF सब प्लेन में आ जाते हैं, तो मॉलिक्यूल कैसा होता है, प्लेनर, और मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन 4। ClF3 का ना स्ट्रक्चर 4 बना देगा, तो याद रखना है कि ये लोन पेयर को ना कहाँ में रखना है, इक्वेटोरियल पोजीशन। यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मान लो इसे 4 स्ट्रक्चर बना के दे देगा, अब कंफ्यूज ना हो जाएंगे आप, नहीं तो मैं डायरेक्टली वही लिखा देता है कि इसका ये होता है, लेकिन अगर मान लो ClF3 में ऐसा F बना दिया, समझ पा रहे हैं, तो ये सही है कि ये सही है, तो मालूम होना चाहिए इक्वेटोरियल में रखने से रिपल्सन कम लगता है, एक्सियल में रखेंगे तो ज्यादा रिपल्सन लगता है, तो इसलिए इक्वेटोरियल में रखा जाता है। अच्छा, यहाँ में इसलिए नहीं रखा गया, देखो रखने से लोन पेयर को मैक्सिमम एंगल में रखना है। ठीक है, तो मान लो यहाँ में आपने 120 डिग्री में रखा है, और यहाँ में कितना डिग्री में रखा है, 180 डिग्री में,
तो आप लोग बोलेंगे तो ये तो मैक्सिमम एंगल है। लेकिन बताओ इस लोन पेयर रखने का वजह से बताओ क्या ये इसका बीच का एंगल 90 डिग्री है? क्या लोन पेयर बॉन्ड पेयर में रिपल्सन लगेगा? लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में बहुत ज्यादा रिपल्सन लगेगा। मतलब कितना एटम का रिपल्सन लगेगा? 6। मान लो ये 3 ट्रेंगल और एक परपेंडिकुलर है तो इसका बीच में एंगल 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री है कि नहीं है? तो क्या ये सब इससे 90 डिग्री एंगल में है क्या? तो लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर में ऐसे 6 रिपल्सन लगेगा। लेकिन यहां में रखने से बताओ 2 ही एटम है ना जो 90 डिग्री में है इससे रिस्पेक्ट में, और यहाँ में तो 6 एटम है तो रिपल्सन इसमें मैक्सिमम लगेगा, इसमें कम लगेगा। इसलिए इस लोन पेयर को कौन सा पोजीशन में रखना है? इक्वेटोरियल या एक्सियल? इक्वेटोरियल। तो इसमें कंफ्यूजन कर सकता है, एक दे देगा इक्वेटोरियल में, एक दे देगा एक्सियल, बोलेगा कौन सा करेक्ट स्ट्रक्चर है। तो इसलिए आपको स्ट्रक्चर पता होना जरूरी है। अगर हम बात करें देखो XCF2 की, किसकी बात करेंगे? XCF2 की, थोड़ा बोर्ड पे ध्यान देना। XCF2 की बात करेंगे तो बताओ सबसे पहले हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालो। यहाँ में हाफ होगा, वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8, और साइड एटम कितना है? 2, तो 10 डिवाइड बाई 2 कितना हो जाएगा? 5। 5 में साइड एटम कितना है? 2, तो सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? और बाकी जो 3 बचा है वो क्या होगा? लोन पेयर होगा कि नहीं होगा? लेकिन इनकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री कैसी होगी? सेम, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, और बॉन्ड एंगल सब कुछ सेम होगा। लेकिन इसका मोलिकुलर ज्योमेट्री क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। इक्वेटोरियल में रखना है लोन पेयर। लोन पेयर रखने का वजह से ये ज्योमेट्री हो जाती है लीनियर। कैसी हो जाती है? लीनियर। और लीनियर प्लेनर होता है, और मैक्सिमम एटम इन प्लेन बताओ कितना हो जाएगा? 3। XC और 2F सब एक प्लेन में ही होते हैं ना। अब आप सोच के देखिए भाई, हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 है तो हो सकता है सारा सिग्मा बॉन्ड 6 हो, लोन पेयर 0 हो। एक कंडीशन हो सकता है, अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 है तो 5 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर हो सकता है। हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 है तो बताओ 4 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर हो सकता है कि नहीं हो सकता है? अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 6 है तो बताओ क्या हो सकता है? 3 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर। लेकिन हम लोग का सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ 2 ही दिया है। तो ये बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा। अगर हम बात करेंगे बताओ 6 पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3d2 है कि नहीं? और sp3d2 पे होता है इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है? स्क्वायर बाई पिरामिडल। क्या होती है? स्क्वायर बाई पिरामिडल, या इसको हम लोग क्या भी बोलते थे? ऑक्टाहेड्रल, है कि नहीं? एग्जांपल क्या होगा? SF6। प्लेनर या नॉन प्लेनर? और मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन। अगर हम PCl5 माइनस की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे भाई? PCl5 माइनस की। ठीक है, इसमें आप लोग बताइए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आएगा? फास्फोरस देखिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल निकालना है तो क्या करेंगे? हाफ। फास्फोरस का वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन है? 5। साइड एटम कितना है? साइड एटम 5, तो 5, और माइनस है तो क्या करेंगे? प्लस कर लेंगे ना, तो 11 आएगा ना। 11 बाई 2 डिवाइड नहीं हो सकता है, तो ये तो डिवाइड नहीं हो सकता। अगर PCl5 माइनस 2 होता तो डिवाइड हो सकता है। अगर IF5 की बात करें, है ना, तो बताओ आयोडीन कितना? आयोडीन के वैलेंस शेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता? 7, और साइड एटम कितना है? 5, तो 12 बाई 2 कितना हो जाएगा? 6। समझ पा रहे ना? तो हाइब्रिड ऑर्बिटल हमारा कितना हो जाता है? 6, और साइड एटम बताओ कितना ही है? 5, तो 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल है, 5 साइड एटम, तो लोन पेयर एक हो जाएगा, है कि नहीं? और बताइए इसका हाइब्रिडाइजेशन तो क्या होगा? sp3d2। और यहाँ में बोर्ड पे ध्यान देना है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, इसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री तो सेम होने वाली है, लेकिन इनका तो इसका ज्योमेट्री हो जाएगा डिस्टॉर्टेड स्क्वायर बाई पिरामिडल।
या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। समझ पा रहे हैं ना? तो ये लोन पेयर का वजह से क्या होगा, रिपल्सन होगा तो स्ट्रक्चर क्या होगा, डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो नाम क्या होगा, डिस्टॉर्टेड स्क्वायर बाय पिरामिडल या डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। और आप बताना है मॉलिक्यूल प्लेनर या नॉन प्लेनर, नॉन प्लेनर, और मैक्सिमम एटम इन ए प्लेन। अच्छा, HCF4 में देखिए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना मिलेगा, 6, और 6 में साइड एटम कितना है, 4, तो लोन पेयर कितना होगा, 2। तो ये तो स्ट्रक्चर सब कुछ सेम होगा ना, लेकिन यहाँ में ध्यान दीजिएगा, बस खत्म होने वाला ही है। स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। इसको हम लोग डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल बोलेंगे और इसको बोलेंगे स्क्वायर प्लेनर। तो सॉरी, थोड़ा इसका नाम गलत हो गया, स्क्वायर पिरामिडल इसका नाम होगा। क्या नाम होगा, स्क्वायर पिरामिडल, और उसका स्क्वायर प्लेनर। लेकिन ये सबका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या है, स्क्वायर बाई पिरामिडल। ठीक है, समझ पा रहे हैं ना? अच्छा बताइए, यहाँ में बाई पिरामिडल तो नहीं बनेगा ना, क्योंकि ये एटम तो है ही नहीं। एक ऊपर वाला एटम से पिरामिड बन रहा था, एक नीचे वाला एटम से पिरामिड बन रहा था, तो इसलिए नाम होता था बाई पिरामिडल। तो यहाँ में तो लोन पेयर आ गया है ना, इसलिए इसका नाम है स्क्वायर पिरामिडल, और इसका नाम होगा स्क्वायर प्लेनर। क्या नाम होगा, स्क्वायर प्लेनर। समझ पा रहे हैं ना? ये चारों क्या हो गया है, एक प्लेन में आ गया है। नहीं, यहाँ में याद रखना है, इसमें जो लोन पेयर लगता है वो कहाँ में लगता है, इक्वेटोरियल में। यहाँ में लोन पेयर लगता है कहाँ में लगता है, इक्वेटोरियल में। इसके पीसीएल वाला कंडीशन क्या था, कहाँ में लगता था, इक्वेटोरियल में। समझ पा रहे हैं ना? तो आपको रखना है, क्योंकि क्यों ऐसा रखना है, क्योंकि यहाँ से जो रिपल्सन हो रहा था वो मिनिमम आ रहा था। ठीक है, तो इसलिए यहाँ में लोन पेयर हमारा कहाँ में लगेगा, एक्सीएल, और यहाँ में लोन पेयर कहाँ में लगेगा, एक्सीएल। ठीक है, तो मान लीजिए 7 है, IF7, बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, IF7। बताइए हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना होगा, 7। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल 7 है, साइड एटम 7 है, तो सिग्मा बॉन्ड भी 7 होगा, लोन पेयर 0 होगा, है ना? तो हाइब्रिडेशन क्या हो जाएगा, sp3d3। ठीक है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। लिख देता हूं, और इसकी ज्योमेट्री भी सेम होगी, प्लेनर है नॉन प्लेनर, आगे आपको लिखा दिया गया था। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिएगा, अगर मैं बात कर रहा हूं जैसे HCF6 का है, मान लो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितना आ गया, 7, निकाल भी सकते हैं आप। 7 में बताओ साइड एटम कितना है, 6, तो इसका मतलब सिग्मा बॉन्ड 6 होगा, लोन पेयर कितना हो गया, 1, तो sp3d3 होगा। समझ पा रहे हैं, 6 + 1 7 sp3d3 होगा। और यहाँ में क्या होगा, इसका ज्योमेट्री तो सेम होगा, लेकिन इनका शेप कैसा होगा, ध्यान दीजिएगा। डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल होगा।
पेंटागोनल प्लेनर। ऊपर में क्या है, नॉन प्लेनर है, मैक्सिमम एटर्मिनी प्लेन 5। नीचे में क्या है, प्लेनर है, मैक्सिमम एटर्मिनी प्लेन 6। और नीचे वाला का नाम है पेंटागोनल प्लेनर और ऊपर वाला का नाम है डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड। तो सबको ये याद रखना पड़ता है। क्या ये कॉपी हो गया ना? तो देखिए आपको याद कैसे करना है, देखिए थोड़ा सा बोर्ड पे ध्यान देना है। यहाँ में ये कॉपी नहीं करना है, केवल आप लोग बोल देंगे एक बार। देखिए अगर 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp। sp पे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी, लीनियर। ये क्या होगा, लीनियर। समझ पा रहे हैं? या तो 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2। sp2 पे बताओ इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है, ट्रायंगुलर प्लेनर होती है ना भाई। लेकिन 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर हो जाए तो क्या होता है, 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर पे क्या होता है, वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप, वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप। क्लियर है ना? अच्छा 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर हो तो दोनों का सम क्या होगा, sp3। और sp3 पे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है, टेट्राहेड्रल। क्या होती है, टेट्राहेड्रल। और बताओ इसका 2 सिग्मा बॉन्ड 2 लोन पेयर पे ये सेम होता है, वी शेप, बेंड शेप, एंगुलर शेप। क्लियर है ना? आपको याद रखना है 2 सिग्मा बॉन्ड 3 लोन पेयर हो जाए। क्लियर है ना भाई? 2 + 3 क्या होता है, 5। 5 का हाइब्रिडाइजेशन sp3d। और sp3d पे क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। क्या होता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। बताइए, लेकिन इनका शेप कैसा होता है, लीनियर। तो आपको ऐसे करके आपको याद रखना है, ठीक है? समझ पा रहे हैं क्या? 3 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, 3 + 0 sp2 है कि नहीं? और sp2 पे इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्रायंगुलर प्लेनर या ट्राइगोनल प्लेनर। समझ पा रहे हैं ना? और ये भी सेम होता है, ठीक है? जब लोन पेयर सेम होगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम होती है। 3 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर पे बताओ हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp3। sp3 पे क्या होता है, टेट्राहेड्रल। बताओ क्या होता है, टेट्राहेड्रल। लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री कैसी होती है, पिरामिडल। कैसी होती है, पिरामिडल। अच्छा अगर हम बात करें, देखो 3-2 पे, ठीक है, 3-2 पे क्या होता है, 5। 3 + 2 5 होता है ना। 5 का हाइब्रिडेशन क्या होता है, sp3d। और sp3 का ज्योमेट्री क्या होती है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। कौन सी ज्योमेट्री, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। लेकिन मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा, 3 + 2 पे क्या होता था, पिरामिडल टी शेप। क्या था, टी शेप। समझ पा रहे हैं ना? तो ऐसे याद रखना पड़ेगा। अगर हम बात करें भाई 4-0, ठीक है, बताइए 4 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर पे हाइब्रिडाइजेशन sp3, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री, सॉरी हाइब्रिडाइजेशन sp3, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल। ये भी क्या होगा, टेट्राहेड्रल। अच्छा बताइए 4-1 पे, बताओ इसका क्या होगा, 4-1 पे हाइब्रिडाइजेशन sp3d। और sp3d से क्या होता था, ट्रायंगुलर बाई पिरामिडल। लेकिन इसका क्या हो जाएगा, सीसॉ। स्ट्रक्चर सिखा रहा था उसमें, ठीक है? आपको ऐसे याद रखना है। 4-2 समझ पा रहे हैं ना? 4-2 पे क्या होगा, sp3d2। क्या ज्योमेट्री होगी, ऑक्टाहेड्रल। या क्या हो सकता है, स्क्वायर बाई पिरामिडल, ठीक है? और 4-2 पे क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर। क्या होता है, ठीक है? खत्म हो गया ये। अब देखिए 5 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर पे, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन बोलिए क्या होगा, sp3d। हाइब्रिडाइजेशन से इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। ये भी क्या होगा, सेम, क्योंकि लोन पेयर क्या है, 0, तो दोनों हो जाता है सेम। 5 सिग्मा बॉन्ड 1 पे क्या होगा बताओ, sp3d2। क्या होगा ज्योमेट्री, ऑक्टाहेड्रल। और ये क्या होगा, 5-1 पे क्या था, स्क्वायर पिरामिडल। स्क्वायर पिरामिडल था क्या, ठीक है? 5-2 तो नहीं था ना, 5-1 ही था, 5-2 था क्या, हाँ था। 5-2 क्या था, sp3d3। क्या होगा, 7 हो गया ना, 7, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और ये क्या होगा, प्लेनर पेंटागोनल, प्लेनर
या पेंटागोनल प्लेनर बोलो या प्लेनर पेंटागोनल बोलो, क्लियर है ना। फिर नेक्स्ट आगे बात करेंगे। 5 तक हो गया ना। 60 बताओ क्या होगा, sp3d2 क्या होगा, ऑक्टाहेड्रल। ज्योमेट्री भी क्या होगी, ऑक्टाहेड। 61 पे बताइए, 61 पे क्या होगा, sp3d3 क्या होगा, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। ये क्या होगा, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। समझ पा रहे हैं ना। फिर 70 पे क्या होगा, sp3d3 क्या होगा बताओ, पेंटागोनल बाई पिरामिडल। और ये क्या होगा, सेम। और 71 नहीं बताएगा ना, वहीं तक है सिलेबस में, इतना ही है, तो आपको ऐसे करके याद रखना। समझ पा रहे हैं ना। नहीं तो अभी जो बताया गया था, देखो ये इसलिए बताया जा रहा था ना, क्योंकि आपको इससे क्या पता चल जाए कितने एटम प्लेन में है, इनका स्ट्रक्चर क्या होगा। लेकिन आपको ये काम का तो यही है, केवल एक लाइन में लिखना 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर पे हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री क्या होगी, मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री क्या होगा। इसको लिख के नेक्स्ट क्लास में आपको डायरेक्टली याद करके आना है। क्या याद करके आएंगे, 2 सिग्मा बॉन्ड 0 लोन पेयर पे क्या होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड 1 लोन पेयर पे क्या होगा, 2 सिग्मा 2 पे क्या होगा, 2 3 पे क्या होगा, 3 0 3 1 3 2, क्लियर है ना। उसी प्रकार 4 0 4 1 4 2, 5 0 5 1 5 2, 6 0 6 1 6 2, 6 2 नहीं बताया गया था, 7 0 पे क्या होगा। इतना बस याद करके लाएंगे, मतलब इतना अगर सीख लेंगे तो 50% केमिकल बॉन्डिंग खत्म हो चुका है। समझ पा रहे हैं ना, क्योंकि बार बार इसका आगे हाइब्रिडाइजेशन का ही काम आएगा।